नेक्स्ट चैप्टर के लिए 250 लाइक्स और 50 कमेंट्स करें। चैप्टर 16। करण वास्तव में चिढ़ा हुआ लग रहा है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। हर्षद और अन्य लोगों ने अजीब तरह से अपना गला साफ किया। अगर वे मिष्टी से पहले नहीं मिले होते तो उन्हें लगता कि वो सिर्फ कुंद ब्लंट है। हालांकि क्योंकि उन्होंने उससे पहले बात की थी, उन्होंने महसूस किया कि मिष्टी उन लोगों के ग्रुप से नफरत करती है जो करण को फॉलो करते हैं। आखिरकार जब वे बातचीत कर रहे थे तो मिष्टी ने उनसे पोलाइटली बात की थी। उन लोगों के ग्रुप को देखकर जो एक दूसरे की चापलूसी कर रहे हैं, मिष्टी को कोई मतलब नहीं दिख रहा है। कुछ देर बैठने के बाद उसने वॉशरूम जाने का बहाना बनाया, चुपचाप निकलने का प्लान बना रही थी। आखिरकार वो पहले से ही जानती है कि इस पार्टी में सोनाली किससे मिली है। जैसे ही वो वॉशरूम से बाहर आई, उसने भीड़ की चीख पुकार सुनी। उसने अपना सिर उठाया और देखा, जिससे उसकी आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। क्या उसने अगस्त्या को देखा? एक आदमी ने काला सूट पहना हुआ है और वो भीड़ में सबसे अलग खड़ा है क्योंकि वो लंबा है और उसकी आभा इम्प्रेसिव है। हालांकि उसकी पीठ उसका सामना कर रही है, लेकिन मिष्टी को पूरा यकीन है कि वो अगस्त्या दीवान है। यह उसका पति है जिसके साथ उसने 3 साल तक एक ही बेड शेयर किया था। वो गलत नहीं हो सकती है। उसकी आंखों में आंसू छलक पड़े और वो दौड़कर उसके पास गई। हालांकि वो अपने छोटे छोटे कदमों से उसे नहीं पकड़ सकी और जल्द ही वो आदमी अब घनी भीड़ में नहीं देखा जा सकता है। क्या तुमने उस आदमी को अभी देखा? और उसने सिल्वर फॉक्स मास्क भी पहना हुआ है। भले ही हम उसका चेहरा नहीं देख सकते, मुझे यकीन है कि वो बहुत हैंडसम है। तुम सही कह रही हो, लेकिन उसका ऑरा आभा थोड़ी डरावनी है और मेरे पास उससे कांटेक्ट करने की हिम्मत नहीं हुई। उसके आसपास के लोग धीरे से चर्चा कर रहे थे। वो वहाँ खड़ी है जहाँ वो आदमी अभी अभी था। मिष्टी की आंखों में आंसू उसके चेहरे पर उसके मास्क के नीचे बह गए क्योंकि वो अपने चारों ओर असहाय, हेल्पलेस रूप से देख रही है। वो परिचित फिगर कहीं भी नहीं देख सकती है। क्या यह उसका वहम था? क्योंकि अगस्त्या इस तरह की जगह पर क्यों आएगा? तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर थपथपाया। अरे, तुम यहाँ कन्फ्यूजन में क्यों खड़ी हो? हम कुछ खाने जा रहे हैं। क्या तुम आना चाहती हो? निखिल ने झुंझलाहट के साथ पूछा। दूर से उसने उसे यहाँ खड़े होकर स्पेस को खाली घूरते देखा था। आखिर उसके कपड़े पहनने का तरीका और लोगों से काफी अलग था। वो मन ही मन उसका मजाक उड़ाने लगा। यह लड़की यह भी नहीं जानती कि पार्टी में शामिल होने के लिए कैसे कपड़े पहनना है। यह कैसे पॉसिबल है कि दूसरे उसे पसंद करेंगे? हालांकि जैसे ही मिष्टी उसकी तरफ मुड़ी, निखिल दंग रह गया। पिछले कुछ समय से सबका अपमान करने वाली लड़की रो रही है। उसकी आंखें सूजी हुई है और आंसुओं से चमक रही है। वो उदास लग रही है और उसकी आत्मा से निकलने वाली बेबसी और दर्द ने अचानक निखिल को उसके लिए सॉरी फील कराया। क्या तुम ठीक हो? निखिल हकलाया। जब मिष्टी ने देखा कि यह अगस्त्या की जगह निखिल है तो उसके चेहरे पर निराशा छा गई। बहुत जल्दी वो होश में आई और अपने आंसू पोंछ लिए। जल्द ही उसके चेहरे पर उदासी का कोई निशान नहीं बचा और वो अलग और कोल्ड दिखने लगी। यह लड़की बहुत अजीब है। जब वो उसके बगल से निकली तो निखिल ने उसे गुस्से में कोसा। अगस्त्या, तुम क्या देख रहे हो? हमारे नीचे क्या है? तुषार आहूजा ने चलते हुए पूछा। जब उसने अगस्त्या को उनके नीचे की मंजिल को घूरते देखा तो उसने भी उसकी निगाह की दिशा में देखा। फिर उसने हैरानी से कहा, वो एक रेयर ब्यूटी है। उसका मास्क भी सिल्वर फॉक्स है। क्या तुमने नहीं कहा था कि सिल्वर फॉक्स मास्क तुम्हारे खास लोगों के लिए है? तुषार के पास खड़े आदमी ने उसे नजरअंदाज कर दिया और उस खूबसूरत लड़की को घूर रहा है जो अभी अभी निकली है। क्या वो रो रही है? जब अगस्त्या ने देखा कि वो आदमी अभी अभी उसके कंधे पर हाथ फेर रहा है तो उसकी आंखें कोल्ड हो गईं। हे, वो पहले ही चली गई। घूरना बंद करो। वो लड़की कौन है? तुम ऐसे लग रहे हो जैसे तुम उसके जादू में काबू हो गए। तुषार ने उत्सुकता से पूछा। मिष्टी जल्द ही भीड़ में गायब हो गई। यह तब तक नहीं था जब तक अगस्त्या उसे बिल्कुल नहीं देख सका। उसने लापरवाही से अपनी निगाहें हटा ली और अपने कमरे में चला गया। तुषार, जिसे कोई जवाब नहीं मिला था, वो सस्पेंस में रहना बर्दाश्त नहीं कर सका। वो जल्दी से अगस्त्या के पीछे दौड़ा और पूछा, हे, तुमने मुझे जवाब नहीं दिया। क्या तुम्हें वो लड़की पसंद है? आदित्य आराम से अपने सोफे पर बैठ गया, अपना शराब का गिलास उठाया और एक घूंट लिया। कुछ सोचते हुए उसने अपनी बादाम के आकार की आंखें सिकोड़ लीं। मिस्टर दीवान, मैं आपसे भीख मांग रहा हूँ कि मुझे बताओ। अगर तुम मुझे नहीं बता रहे तो मैं उसके पीछे जाऊंगा। तुषार ने ठहाका लगाया। तुषार ने यह उम्मीद नहीं की थी कि उसके कहने के बाद उसके आसपास का टेम्परेचर कुछ डिग्री गिर जाएगा। वो काम गया। अगले सेकंड उसने अगस्त्या को कोल्ड टोन में उसे चेतावनी देते हुए सुना, तुम उसे परेशान करने की हिम्मत मत करना। तुषार ने घबराकर सांस छोड़ी।
क्या तुम सीरियस हो? क्या तुम्हारे परिवार ने पहले से ही तुम्हारी शादी की अरेंजमेंट नहीं की है? मुझे नहीं लगता कि धोखा देना अच्छा विचार है। अगर तुम्हारे दादाजी को पता चल गया तो वो बहुत नाराज होंगे। इसके अलावा मुझे याद नहीं है कि तुम डेटिंग के लिए इतने एक्साइटेड कब हो गए। क्या तुमने अपनी बीमारी से उबरने के बाद आखिरकार रोशनी देख ली है? अगस्त्या ने अचानक अपने गिलास में शराब घुमाना बंद कर दिया और तुषार को देखने के लिए अपना सिर उठा लिया। सपाट रूप से उसने कहा, वो मेरी मंगेतर है। क्या? तुषार इतना डर गया था कि वो कुछ कदम पीछे हट गया। क्या तुम कह रही हैं कि जिस जवान लड़की को हमने नीचे देखा और जो अभी तक 18 साल की नहीं दिखती, क्या वो तुम्हारी होने वाली वाइफ? अपनी आंखें सिकोड़ते हुए अगस्त्या ने कुछ अधीरता से कहा। क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुषार हर बार अगस्त्या के इस तरह से देखने से डरता है। लेकिन मैंने सुना है कि तुम्हारी मंगेतर एक जिद्दी लड़की है और वो तुमसे शादी करने के बजाय मर जाएगी। हालांकि वो अफवाहों की तरफ बिल्कुल नहीं लग रही है। वो प्यारी लग रही है, लेकिन क्या वो अभी तक 18 साल की है? क्या तुम सच में इतनी कम उम्र की लड़की में दिलचस्पी रखते हो? अगस्त्या का चेहरा काला पड़ गया। इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। लेकिन मुझे उस पर दया आती है। मैंने यह भी सुना है कि यह लड़की तुम्हारे दादाजी के लिए एक आइडियल ग्रैंड डॉटर इन लॉ नहीं है। अगर यह तुम्हारी बीमारी की वजह से नहीं होता तो वो कभी भी एवरेज बैकग्राउंड की लड़की की शादी दीवान परिवार में नहीं होने देता। एक बार जब तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगे तो वो शायद उसे किसी बहाने से डिवोर्स देने के लिए मजबूर करेंगे। अगर ऐसा है तो वो सच में बहुत दयनीय है। शुरू में जब तुषार ने सुना कि यह लड़की अगस्त्या से शादी करने के बजाय मर जाएगी तो वो भी नाराज था और उसे पसंद नहीं करता था। हालांकि आज जब उसने उसे देखा तो उसके मन में उसके प्रति इतना बुरा इंप्रेशन नहीं था। अगस्त्या की धुंधली आंखों को देखते हुए तुषार उस भयानक कार एक्सीडेंट को याद करने में मदद नहीं कर सका जो अगस्त्या के साथ हुआ था। उस समय अगस्त्या पहले से ही मरने के करीब था। दीवान परिवार ने वो सब कुछ किया जो वे कर सकते थे और उसकी जान बचाने में कामयाब रहे, लेकिन वो कोमा में था। डॉक्टर ने तो यहाँ तक कह दिया था कि वो हमेशा के लिए कोमा में हो सकता है। अगस्त्या को पहले से ही दीवान परिवार के उत्तराधिकार के रूप में मान्यता प्राप्त थी। हालांकि दीवान परिवार के पास चुनने के लिए कई अन्य उम्मीदवार थे, लेकिन अगस्त्या उन सभी में सबसे प्योर हार्टेड था। इसलिए जब अगस्त्या का एक्सीडेंट हुआ था तो उसने दीवान परिवार को अंदर तक हिला दिया था। पहले अगस्त्या की एक मंगेतर भी थी जो सोशल स्टेटस और बैकग्राउंड के मामले में अच्छी तरह से मेल खाती थी। जब उसकी मंगेतर ने सुना कि वो हमेशा के लिए कोमा में हो सकता है और वो विधवा हो जाएगी, उसके परिवार ने नेचुरली दीवान के साथ सगाई को कैंसिल कर दिया। तब अगस्त्या की दादी सरला को किसी फॉर्चून टेलर से बताया था कि अगस्त्या को एक लड़की बचा सकती है जो अगस्त्या शादी करने के लिए उसका बेड लक को दूर कर सकती है। इस तरह अंत में उसने सिन्हा परिवार 2 बहनों को पाया, उनमें से एक को अगस्त्या की मंगेतर के रूप में चुना। तभी एक चमत्कार हुआ। अगस्त्या की सगाई की अरेंजमेंट सिन्हा की सबसे बड़ी बेटी के साथ करने के बाद वो कोमा से जाग गया और थोड़े समय में ठीक हो गया। शराब उसके गिलास के अंदर घूम रही है और धीरे से कहा, मैं उससे ही शादी करूंगा। उसने केवल कुछ शब्द कहे थे, लेकिन उसकी टोन में क्लियर दृढ़ संकल्प, डिटर्मिनेशन सुनाई दे रहा था। तुषार ने झटके से एक बार में अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। अगर मुझे ठीक से याद है तो तुम लोगों ने कभी एक दूसरे को देखा भी नहीं है। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम मिस मिष्टी की परवाह करते हो? क्या मैं चीजों को इमेजिन कर रहा हूँ? उसने अविश्वास में पूछा। किसने कहा कि हमने पहले एक दूसरे को नहीं देखा है? अगस्त्या ने अपनी यादों को याद करते हुए एक छोटी सी मुस्कान के साथ कहा। वे एक दूसरे से तब मिले थे जब वे बहुत छोटे थे। उस समय मिष्टी के दादा अक्सर उसे दीवान परिवार में लाया करते थे। एक बार अगस्त्या को पता चला कि मिष्टी ने एक टार चुराया है जो कि कुक ने स्पेशली उसके लिए बनाया था। बाद में उसने उससे लड़ाई शुरू कर दी थी जिससे वो डर के मारे रोने लगी थी और इस वजह से उसके दादा ने अगस्त्या को पीटा भी था। शुरू में उसने उसे नाराज कर दिया था, लेकिन जल्द ही फूट चोर चुपके से उसके कमरे में एक टॉर्च के साथ एंटर हुई। उसने रोते हुए उससे माफी मांगी थी, यहाँ तक कि पूछ रही थी कि क्या उसके हाथों में चोट लगी है। उस समय उसके दिमाग में नन्ही सी बच्ची के चेहरे के अलावा और कुछ नहीं था। वो केवल इतना जानता था कि वो नहीं चाहता था कि वो रोए। चैप्टर 17। उस समय उसके दिमाग में नन्ही सी बच्ची के चेहरे के अलावा और कुछ नहीं था। वो केवल इतना जानता था कि वो नहीं चाहता था कि वो रोए। हालांकि उसने अभी भी उसकी दया के साथ उदासीनता, इंडिफरेंट का व्यवहार किया, क्योंकि आखिरकार उसे उसकी वजह से पनिश किया गया था। उसके बाद उसकी कोल्डनेस की वजह से मिष्टी ने उसके पास जाने या उसे तंग करने की हिम्मत नहीं की। वो चुपके से उसे देखती लेकिन उससे बात करने की हिम्मत नहीं करती। जब भी उसे अच्छा खाना मिलता वो चुपके से उसे परोस देती।
यह तब तक जारी रहा जब तक मिष्टी के दादाजी की दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु नहीं हो गई। उसके बाद वो फिर कभी नहीं आई। वे तब बहुत छोटे थे, इसलिए मिष्टी शायद उसके बारे में भूल गई है, लेकिन अगस्त्या उस समय को कभी नहीं भूल पाया। बेशक तुषार यह सब नहीं जानता है। वो उससे पूछना चाहता है, लेकिन जब उसने देखा कि अगस्त्या नाराज है तो उसने चुप रहने का फैसला किया। व्हाटएवर, मेरे पास टाइम है और मैं देखना चाहता हूँ कि सिन्हा की सबसे बड़ी बेटी कितनी खास है, कि अगस्त्या ओल्ड बैचलर उसकी बहुत परवाह क्यों करता है। तुषार ने सोचा, मिष्टी हमने प्लान बनाया है, चलो साथ में कुछ खा लेते हैं। जैसे ही मिष्टी आगे बढ़ी, हर्षद और बाकी लोग उसके पास दौड़े। यह क्लियर था कि वे एक दूसरे से अच्छी तरह से घुल मिल रहे हैं। मिष्टी ने उनका इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया और उनका ग्रुप दूसरी मंजिल पर एक प्राइवेट रूम में एंटर हुआ। एक बार जब वे रूम में एंटर कर गए तो उन्हें अपने मास्क पहनने की जरूरत नहीं थी। इस तरह सभी ने अपने मास्क उतार दिए और जिन लोगों ने पहले कभी मिष्टी को नहीं देखा था वे अब उसके स्टनिंग चेहरे को देख सकते हैं। रोहन लगभग गायब हो जाने से पहले जो नाराजगी महसूस कर रहा था वो उसे देखकर दंग हो गया। हालांकि मिष्टी ने बहुत ही सिंपल कपड़े पहने हैं, लेकिन वो उन कपड़ों में भी बेहद खूबसूरत लग रही है। इसके अलावा उसने जो मास्क पहना हुआ था वो कुछ ऐसा है जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए वो उसे घूर रहा है। उसके बाद वो नाराज हो गया था क्योंकि मिष्टी रूड है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वो इतनी सुंदर होगी। कोई हैरानी नहीं कि लोग उसे जेएलयू यूनिवर्सिटी की सबसे सुंदर लड़की कहते हैं। फिर उसने वेटर को मेन्यू लाने के लिए बुलाया और लड़कों ने उससे कहा कि पहले लड़कियों को दे दो। नेचुरली मीनू सोनाली और कनिका के पास गया। जब उन्होंने कीमत देखी तो उन्होंने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। हर एक, भले ही वे गरीब नहीं है, फिर भी इस मील की कीमत उनकी मंथली एक्सपेंसेस के बराबर है। वे नहीं जानते हैं कि इस मील के लिए पेमेंट करने वाला बदकिस्मत कौन होगा, लेकिन उन्होंने परवाह नहीं की क्योंकि यह लड़कियों में से कोई भी नहीं होगा। इस विचार पर सोनाली और कनिका ने मन की शांति के साथ अपनी डिशेस मंगवाए। हो जाने के बाद उन्होंने अन्य लड़कियों को मेनू पास कर दिया। मिष्टी सोनाली के पास बैठी है, लेकिन सोनाली ने सीधे लिप्सा और साशा को मेनू दिया जो मिष्टी के दूसरी तरफ बैठे हैं। जब उन्होंने अभी नीचे अपना परिचय दिया तो सोनाली ने महसूस किया था कि लोगों का यह ग्रुप उस यूनिवर्सिटी से है जिसमें ज्यादातर वेल्थी फैमिली परिवारों ने अपने बच्चों को केंद्रा भेजा था। जो लोग इस तरह के यूनिवर्सिटी में एंटर कर सकते हैं वे नेचुरली वेल्थी और रेस्पेक्टेबल लोग हैं। इसके अलावा सोनाली एक बहुत ही चौकस और फैशन के प्रति जागरूक लड़की है। वो जानती है कि कौन से डिजाइन किस ब्रांड और टियर के हैं, चाहे वो कपड़े हो या ज्वेलरी। इस तरह वो जानती है कि ये दोनों लड़कियां बहुत मूल्यवान हैं और वो उनसे दोस्ती करना चाहती है। अप्रत्याशित रूप से अनएक्सपेक्टेडली लिप्सा और साशा ने आईब्रो चढ़ा दी। तुम्हारी बड़ी बहन ने अभी तक कुछ भी ऑर्डर नहीं किया है, तुमने मेनू हमें पहले क्यों दिया। सोनाली के चेहरे पर मुस्कान एक पल के लिए जम गई। फिर उसने कहा, मिष्टी और मुझे एक ही खाना पसंद है और मैंने अभी अभी उसके लिए ऑर्डर किया है। लिप्सा और साशा ने उसे शक की निगाह से देखा। आखिरकार जब सोनाली ऑर्डर कर रही थी तो उसने मिष्टी की राय भी नहीं मांगी थी। इसके बजाय वो कनिका के साथ चर्चा करती रही। उन्होंने सोचा कि सोनाली जो ऊपर से कोमल दिखती है वो है नहीं। आखिर मिष्टी उसकी बहन है तो वो उसके साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकती है। हालांकि उन्होंने सोचा कि अभी कमेंट्स करना सही नहीं होगा क्योंकि यह उनका बिजनेस नहीं था। वे बस ठिठक गए और लिप्सा ने मेनू को उसके और मिष्टी के बीच रख दिया। चलो एक साथ ऑर्डर करते हैं मिष्टी। मिष्टी को उम्मीद नहीं थी कि लिप्सा ऐसा करेगी और उसने अपने दिल में गर्मजोशी महसूस की। लेकिन जब उसने डिशेस की कीमत देखी तो वो अवाक, स्पीचलेस रह गई। क्या मुनाफाखोर है, एक डिश की कीमत इतनी ज्यादा है। फ्रूट्स की एक प्लेट की कीमत भी 200 रुपए है। भले ही हमारी फैमिली गरीब नहीं है, लेकिन मोम और डैड ने हमें कभी भी अपनी मर्जी से पैसे खर्च करने नहीं दिए। वे मुझे जो अलाउंस देते हैं वो रहने के खर्च के लिए काफी है। एक हफ्ते के रहने का खर्च यहाँ फ्रूट्स की एक प्लेट के लिए भी नहीं चुका सकते। ऐसा हुआ उसे फ्रूट्स बहुत पसंद है। इस पर कुछ विचार करने के बाद उसने फैसला किया कि अगर उसे पे करना है तो ठीक है, और एक ऑर्डर दिया जो सभी के खाने के लिए सूटेबल होगा। जल्द ही डिशेस सर्व की गए। रोहन ने अपनी उंगलियां से चुटकी ली और वेटर तुरंत सबके लिए शराब डालने चला गया। हम सब आज पहली बार एक दूसरे से मिले हैं, तो चलिए अपनी दोस्ती की शुरुआत के लिए एक टोस्ट पीते हैं। रोहन खड़ा हुआ और एक मुस्कान के साथ कहा। फिर सब एक के बाद एक उठ खड़े हुए और अपने अपने गिलास उठाए। किसी ने नोटिस किया कि मिष्टी के ग्लास में वाइन की जगह जूस है तो उसने कहा, मिष्टी इससे तुम्हारा क्या मतलब है। हम वाइन के साथ टोस्ट कर रहे हैं और फिर भी तुम जूस पी रही हो। दैट इज सो रूड। आई एम सॉरी, मैं नहीं पी सकती, मिष्टी ने शांति से कहा।
एक पार्टी पोपर बनना बंद करो मिष्टी। मुझे पता है कि तुम्हें पीना पसंद नहीं है, लेकिन ऐसे मौके पर तुम हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मुझे यकीन है कि सिर्फ एक छोटा घूंट तुम्हें नहीं मारेगा, है ना? इसके अलावा मैं यहाँ तुम्हारे साथ हूँ, इसलिए तुम किससे डर रही हो? सोनाली ने सरकास्टिक ढंग से कहा। यह सही है, इतने नाजुक मत बनो। हम सभी एडल्ट हैं, कनिका ने नाराजगी में कहा। कनिका को देखने के लिए मिष्टी रुक गई और अपना सिर उठा लिया। फिर उसने शांत तरीके से कहा, क्या कोई रूल है जो कहता है कि एडल्ट को यहाँ वाइन पीनी चाहिए? तुम। कनिका ने मिष्टी को घूर कर देखा। कनिका को मिष्टी बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर यहाँ लोग नहीं होते तो वो पहले ही मिष्टी को कुछ सबक सिखा चुकी होती। उसकी उससे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई? ठीक है, ठीक है। अगर वो पीना नहीं चाहती है तो कोई उसे फोर्स नहीं करेगा, रोहन ने अच्छे स्वभाव से कहा। फिर उसने वेटर को बुलाने के लिए हाथ उठाया। मैंने सुना है कि डार्क चार्म क्लब ने द नेक्टर नाम से एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, क्या आप इस लेडी के लिए ला सकते हैं? वेटर ने सिर हिलाया और चला गया। मिष्टी ने मुंह फेर लिया और मन में सोचा, रोहन किस तरह के प्रोडक्ट की बात कर रहा है? डोंट वरी, नेक्टर सिर्फ एक बेवरेज है, रोहन ने तुरंत एक मुस्कान के साथ समझाया, जैसे कि वो उसके मन को पढ़ सकता है। शीना जो बगल में बैठी है ने कहा, यह सही है, मैं इसे पहले ले चुकी हूँ, यह बहुत अच्छा है। मैं भी ऑर्डर करना चाहूंगी। कोई बात नहीं, कुछ भी ऑर्डर करो जो तुम लोगों को करना है, यह मेरी ट्रीट है, रोहन ने उदार जेनरस तरीके से कहा। उसी समय वेटर ने नेक्टर जूस मिष्टी के सामने रख दिया। उसके नोस्ट्रल्स से फ्रूट्स की हल्की सुगंध आ रही है। यह इतनी अच्छी स्वीट स्मेल है। चूंकि शीना ने ऐसा कहा है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और मिष्टी इसे टेस्ट करना चाहती है। एक घूंट लेने के तुरंत बाद मिष्टी की आंखें चमक उठीं। वाकई यह बेवरेज शानदार है। रोहन ने उसे देखते ही अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। फिर उसने जोर से निगल लिया और कहा, वेल, मैंने तुमसे कहा था कि इसका टेस्ट अच्छा है। मिष्टी का उससे बात करने का बिल्कुल भी मन नहीं है। उसने बस थोड़ा सिर हिलाया। लेकिन जितना ज्यादा उसने इसे पिया, उतनी ही उसे बेचैनी होने लगी। अचानक उसके माथे पर पसीने की बूंदें फूटने लगी, जबकि उसके गाल भी लाल होने लगे। उसने अपना चक्कर सिर थोड़ा हिलाया। वो कंफ्यूज्ड है। उसके साथ क्या हो रहा है? वाह, तुम्हारा चेहरा कितना लाल है। क्या तुम गर्म महसूस कर रही हो? शीना ने पूछा जब उसने मिष्टी को अपना पसीना पोंछते हुए देखा। मैं ठीक हूँ, आई एम सॉरी, मुझे वॉशरूम जाना है, मिष्टी ने खड़े होते हुए कहा। चलते चलते उसे ठोकर मारते देख हर कोई हैरान रह गया। ओ कम ऑन, इस फ्रूट वाइन को पीने के बाद तुम्हें नशा कैसे आ सकता है? यह सुनकर मिष्टी पूरी तरह अवाक, स्पीचलेस रह गई। फ्रूट वाइन? अब उसे एहसास हुआ कि इसे पीने के बाद उसने नशा क्यों महसूस किया। लेकिन यह बिल्कुल फ्रूट जूस की तरह स्मेल कर रहा था। वो अपना चेहरा धोने के लिए वॉशरूम गई, लेकिन उसे अभी भी चक्कर आ रहे हैं। अचानक उसकी नजर धुंधली हो गई और उसे घुटनों में कमजोरी महसूस होने लगी। बाथरूम से कुछ ही कदम की दूरी पर मिष्टी लड़खड़ा गई। चुपचाप सोचते हुए, ओह नो, वो रास्ते में तुरंत गिर पड़ी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उसे बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं हुआ। इसके बजाय वो एक जानी पहचानी बाहों में गिर गई, जो बचाव की एक मजबूत भावना से भरी है। इसलिए उसने मन की शांति के साथ अपनी आंखें बंद कर लीं। अगस्त्या ने मिष्टी को अपनी बाहों में भर लिया और आईब्रो चढ़ा दी। वो इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है? अगर वो हर समय उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा होता तो वो किस तरह की खतरनाक सिचुएशन में होती। उसने मिष्टी को घूर कर देखा और उसने उसे कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखें नम्रता, जेंटलनेस के भाव से चमक उठीं। जैसे ही अगस्त्या ने कमरे में कदम रखा, उसने मिष्टी को बेड पर लिटाना शुरू कर दिया। नहीं, हब्बी। अचानक मिष्टी ने उसकी बाहों में उसकी शर्ट को कसकर पकड़ लिया और फूट फूट कर रोने लगी। अगस्त्या रुक गया, उसकी आंखें चमक उठीं। तुमने मुझे अभी क्या बुलाया? उसकी बाहों में मिष्टी को एक परिचित आवाज सुनाई दे रही है। अपनी आंखें खोलने की बहुत कोशिश कर रही है। फिर उसने आंखों में आंसू लिए उसे देखा। क्यों रो रही हो? अगस्त्या उसके करंट एक्सप्रेशन से हैरान है। उसने उसे वाइन पीने के लिए दोषी नहीं ठहराया है और फिर भी वो पहले से ही दुखी महसूस कर रही है। उसने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि जैसे ही वो अपनी बात खत्म करेगा, उसके आंसू उसके गालों पर धारा की तरह बहने लगेंगे। इस समय अगस्त्या बहुत हैरान है। उसके साथ क्या हुआ है? उसने अभी तक उसके साथ कुछ भी नहीं किया है। फिर उसने उसे कसकर अपने बाहों में लिया और उसकी पीठ पर जोर से थपथपाया। सब ठीक है, डरो मत। मिष्टी, जो एक पल पहले उदास होकर रो रही थी, उसे दिलासा देने के बाद गहरी नींद में सो गई। फिर भी वो कभी कभी ज्यादा रोने से फुसफुसाती है।
अगस्त्या के लिए यह बहुत दिल दहला देने वाला लगा। क्या उसे किसी के द्वारा धमकाया जा रहा है? जब अगस्त्या ने सोचा कि उसका फायदा उठाया जा सकता था तो उसे इतना गुस्सा आया कि उसकी आंखें धधक रही है। जैसे ही वो उसे बेड पर लेटाने ही वाला था यह पता लगाने के लिए फोन कर सके कि क्या हुआ था, वो फिर से धीरे से रोने लगी। वो बार बार हब्बी बोलती रही। वो मुझे बुला रही है या किसी और को? उसने सोचा कि पहले वाला बिल्कुल इम्पॉसिबल है, हालांकि वो वास्तव में उसका होने वाला हस्बैंड है। जहां तक बात की बात है, अगर उसने किसी दूसरे आदमी को हस्बैंड कहने की हिम्मत की तो वो आदमी डेफिनेटली बर्बाद हो जाएगा। वो आदमी कुछ ही समय में इस दुनिया से गायब हो जाएगा। कोई बात नहीं, वो अभी कहीं नहीं जा सकता है। उसने उसकी आंखों के कोनों से आंसू पोंछे और उसे अपने बाहों में गहरी नींद में सोते हुए देखा। अगस्त्या के होंठ फड़फड़ाए और उसके चेहरे पर एक लाडली मुस्कान दिखाई दी। चैप्टर 18। अगली सुबह मिष्टी अचानक बिस्तर से कूद गई। अपने आसपास देखते ही उसका पूरा शरीर अकड़ गया। फिर उसने अपने शरीर की ओर देखा और पाया कि उसने एक नया पजामा पहना हुआ है। उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। रात को क्या हुआ था उसे लगभग याद है। वॉशरूम जाते वक्त उसे इतने चक्कर आए कि वो लगभग जमीन पर गिर गई, लेकिन किसी ने उसे पकड़ लिया था। उस आदमी से उसे इतनी जानी पहचानी गंदा थी। उसे लगा कि वो अगस्त्या है, इसलिए उसने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा था और उसे कसकर गले लगा लिया था और उससे उसे छोड़ने के लिए नहीं कहा था। फिर उसने आदमी को तब तक कसकर पकड़ रखा जब तक कि वो सो नहीं गई। जब वो उठी वो पहले से ही एक अजनबी के बेड पर है। रात को वो आदमी कौन था? मिष्टी अभी बहुत डरी हुई है। जैसे ही वो अपना दिमाग फोड़ रही थी, किसी ने धक्का देकर दरवाजा खोल दिया। एक वेटर की तरह कपड़े पहने एक महिला अंदर चली आई। उसने विनम्रता पोलाइटली से कहा जब उसने देखा कि मिष्टी जाग गई है। मिस, आपका ब्रेकफास्ट तैयार है। मैं कहाँ हूँ? मिष्टी ने हाई अलर्ट में पूछा। आप डार्क चार्म क्लब में हैं। हमारे बॉस ने आपको कल रात नशे में पाया, इसलिए वो आपको अंदर ले आए क्योंकि उन्हें डर था कि अगर आप वहां रही तो आप खतरे में पड़ सकती हैं। वेट्रेस ने समझाया। तुम्हारा बॉस? अचानक उसके दिमाग में कुछ कौन था। वो पूरी तरह से श्योर है थी कि वो आदमी अगस्त्या था, वरना उसे अगस्त्या की गंध नहीं आती। लेकिन यह जगह डार्क चार्म क्लब, अगस्त्या जैसा आदमी इतनी जटिल कॉम्प्लिकेटेड जगह पर कैसे आ सकता है? मिष्टी का दिमाग अब गड़बड़ा गया है। किस्मत से वो असहज अनकंफर्टेबल महसूस नहीं कर रही है, जिसने यह भी संकेत दिया कि उसे कुछ नहीं हुआ है। मेरे कपड़े किसने बदले? उसने अपने होठों को काटते हुए पूछा। मैंने, वेट्रेस ने कहा। मिष्टी को अंत में अपने मन में शांति हुई है। अचानक उसे लगा कि उसने कुछ सोचा है और उसके हाव भाव काफी बदल गए हैं। उसने फिर पूछा, मेरे कपड़े कहाँ हैं? हमने आपके कपड़े धोने के लिए भेजे हैं, मैं उन्हें अभी आपके लिए लेकर आती हूँ। वेट्रेस ने जैसे ही उसके हाव भाव में बदलाव देखा और जल्दी से कहा। मिष्टी अपने कपड़े बदलने के बाद वहां से तुरंत चली गई। जब वेट्रेस ने उसे जाने से नहीं रोका तो उसने राहत की सांस ली। सुबह हो गई है। वो रात को घर नहीं आई थी, इसलिए वो शर्त लगा सकती है कि सोनाली डेफिनेटली इसके बारे में हंगामा करेगी। लेकिन वो भी नहीं जानती है कि क्या हुआ था। उसने अपने माथे को रगड़ा और उसकी आंखें अफसोस के साथ चमक उठी। वो इस बार बहुत लापरवाह हो गई थी। उसने कैब ली और सीधे घर चली गई। जब वो विला में पहुंची जो इतना जाना पहचाना और फिर भी अजीब लग रहा है, तो उसने अंदर जाने से पहले एक गहरी सांस ली। उसने कभी यह उम्मीद नहीं की होगी कि जैसे ही वो विला में कदम रखेगी, उसके पेरेंट्स जो सोफे पर बैठे हैं मुस्कान के साथ उसके पास आएंगे। अरे मिष्टी, तुम वापस कैसे आ गई? मिष्टी बहुत हैरान है। फिर उसने सोनाली की आवाज सुनी। तुम्हें क्या हुआ था मिष्टी? तुम कल अचानक कहाँ लापता हो गई थी? हम हर जगह तुम्हें ढूंढ रहे थे जब तक कि दीवान परिवार के असिस्टेंट ने हमें यह इन्फॉर्म करने के लिए फोन नहीं किया कि वो तुमसे मिलने आया है, लेकिन उस समय तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो तुम्हें आराम करने के लिए कहीं और ले गए। जब तुम उनके साथ गई थी तो तुम्हें एक बार हमें इन्फॉर्म करना चाहिए था। तुम्हें पता है मैं कितना घबरा गई थी। मिष्टी के वॉशरूम जाने के बाद वो लाउंज में वापस नहीं आई थी। वे सभी उसके बारे में इतने चिंतित थे कि उन्होंने उसे हर जगह खोजा। आखिरकार सोनाली ने उनसे यह कहकर झूठ बोला दिया था कि मिष्टी घर चली गई है, तो वे सब नाखुश होकर घर लौट गए थे। जैसे ही सोनाली घर पहुंची, उसने अपने पेरेंट्स से शिकायत की कि पार्टी के दौरान मिष्टी कितनी गैर जिम्मेदार है, बिना किसी को बताए चली गई। वे दोनों इतने गुस्से में थे क्योंकि उन्हें लगा था कि मिष्टी ने परिवार पर कलंक लगाया है। जैसे ही वे मिष्टी को फोन करने वाले थे कि दीवान परिवार के किसी व्यक्ति ने फोन किया। जब उन्हें पता चला कि दीवान परिवार ने उनकी सबसे बड़ी बेटी को बुलाया, तो वे इतने खुश हुए कि उनका गुस्सा तुरंत हवा में फैल गया।
अगर दीवान परिवार उनकी बड़ी बेटी की इतनी परवाह करता है तो यह डेफिनेटली जश्न मनाने लायक है। इसलिए एक रात पहले घर न आने के लिए वे उसे कैसे दोष दे सकते हैं। और तो और उन्हें उम्मीद थी कि मिष्टी सिर्फ अच्छे के लिए दीवान रेजिडेंस में गई होगी। मिष्टी बहुत चौंक गई थी। क्या कल उसे ले जाने वाला अगस्त्या हो सकता है? नहीं तो दीवान परिवार ने उसके पेरेंट्स को यह बताने के लिए क्यों कॉल किया होगा कि वो ठीक है। इस समय उसका दिमाग खराब है। अगर ऐसा है तो वो अगस्त्या से पिछली रात ही मिल चुकी है। इसके अलावा वो उससे ऐसी अजीब सिचुएशन में मिली है। क्या वो सोचेगा कि वो एक बुरी लड़की है जिसने इतनी कॉम्प्लिकेटेड जगह में खुद को नशे में डाल लिया? मिष्टी की आंखों में पछतावे के एक्सप्रेशन चमक रहे हैं, लेकिन अब वो कुछ भी ठीक नहीं कर सकती है। अपने पेरेंट्स के चेहरों पर खुशी के एक्सप्रेशन को देखकर वो आखिरकार अपने मन को शांत कर सकी। उसके पेरेंट्स उसकी तारीफ करते रहे। फिर उन्होंने पूछा, मिष्टी, क्या तुम कल मिस्टर दीवान से मिली थी? वो अब कैसे हैं? वे नहीं चाहते हैं कि अगस्त्या से शादी करने के बाद वो विधवा के रूप में रहे। लेकिन अगर अगस्त्या ठीक हो जाता तो वो दीवान परिवार का उत्तराधिकारी और गोल्डन कैपिटल ग्रुप का प्रेसिडेंट होगा। अगर उनकी बेटी ने उससे शादी की तो वो दीवान परिवार की मालकिन होगी और यह डेफिनेटली सिन्हा परिवार के लिए सम्मान की बात है। मिष्टी ने अपना सिर हिलाया। उसकी आंखें टिमटिमाती हुई बोली, नहीं, मैंने उसे बिल्कुल नहीं देखा। यह सुनकर उसके पेरेंट्स की आंखों में मायूसी छा गई। मिष्टी ने अपना सिर नीचे किया और कहा, डैड, मोम, मैं अब थोड़ा थक गई हूँ। मैं आराम करने के लिए अपने कमरे में जाना चाहती हूँ। बेशक वे दोनों उसकी बात से सहमत होंगे। उन्होंने सिर हिलाया और उसे अपने कमरे में वापस जाने दिया। अचानक मिष्टी रुक गई। जिस तरह से सोनाली उसे घूर रही थी, उसे पकड़ लिया। मिष्टी सरकास्टिक ढंग से मुस्कुराई और फिर सीढ़ियों से ऊपर चली गई। मिष्टी का टीजिंग लुक देखकर सोनाली को बहुत गुस्सा आया। लेकिन इस समय मिष्टी को उसके पेरेंट्स ने इतना अप्रिशिएट, सराहना किया कि उसने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। खैर, वो कुछ समय के लिए ही रुक सकती है। एक बार मिष्टी की शादी हो जाने के बाद वो सिन्हा परिवार में अकेली संतान होगी। जब ऐसा होगा तो उसके पेरेंट्स डेफिनेटली उसे ही प्यार करेंगे। तो कौन परवाह करता है कि अभी क्या हुआ था। यहाँ तक मिष्टी की बात है, न केवल वो विधवा हो जाएगी बल्कि कॉलेज का हर एक स्टूडेंट उसका मजाक बनाएगा। इन विचारों के साथ सोनाली ने अपने दिल में बेहतर महसूस किया। जिस दिन मिष्टी सिन्हा को छोड़कर दीवान परिवार में शादी करेगी, वो दिन आखिरकार आ ही गया है। उसके पेरेंट्स को डर है कि दूसरे लोग सोच सकते हैं कि वे अपनी बेटी को बेच रही हैं, इसलिए उन्होंने मिष्टी की शादी के बारे में अपने दोस्तों या परिवार को नहीं बताया है। इसलिए इस महान दिन पर किसी को भी इनवाइट नहीं किया गया है। नीलम एक जिम्मेदार माँ बनना चाहती है, इसलिए वो मिष्टी की तैयारियों में मदद करने के लिए जल्दी उठ गई। मिष्टी को शादी के लिए मजबूर करने के लिए वो भी दोषी महसूस कर रही है। नीलम ने मिष्टी के बेडरूम का दरवाजा खटखटाया। तभी उसे कमरे के अंदर से एक साफ और मीठी आवाज सुनाई दी। उसने राहत की सांस ली और अंदर चली गई। उसे इसकी उम्मीद नहीं थी मिष्टी अब तक अपनी ड्रेस पहन चुकी होगी। यह वही सफेद ड्रेस ही है जिस पर सोनाली पहले रो रही थी। नीलम ने जो देखा उससे दंग रह गई। वो जानती है कि उसकी बेटी सुंदर है, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि मेकअप करने के बाद मिष्टी इतनी स्टनिंग लग सकती है। मिष्टी इतनी सुंदर है कि वो डेफिनेटली फ्यूचर में किसी कुलीन परिवार में शादी कर सकती थी, लेकिन अब उसे एक अधमरे व्यक्ति से शादी करनी है। वास्तव में नीलम ने लंबे समय तक सुना है कि दीवान परिवार के उत्तराधिकारी अगस्त्या दीवान को लकवा मार गया है। हालांकि उसे बचा लिया गया है, लेकिन वो वेजिटेटिव स्टेट में है। उसकी हालत मरने से अलग नहीं है। उसकी बेटी उससे शादी करने के बाद विधवा के रूप में रहेगी। साथ ही अगर उसे बच्चा भी नहीं हुआ तो इतने बड़े और अमीर परिवार में उसके साथ पता नहीं कैसा व्यवहार किया जाएगा। जितना ज्यादा उसने इसके बारे में सोचा, उसे उतना ही दुख हुआ। लेकिन जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता। वो अब कुछ नहीं कर सकती है। हालांकि उसे यह डिसीजन लेने का पछतावा है। मिष्टी ने अपनी माँ की आंखों में गिल्ट देखा। इस अंतिम पल में भी दीवान परिवार में शादी करने के बाद उसे क्या परिणाम भुगतने होंगे, यह जानने के बावजूद उसकी माँ ने उसे शादी करने के लिए मना नहीं किया। उसके पिछले जन्म में उसके पेरेंट्स ने उसे बहुत हर्ट किया था। इसके बावजूद वो हर समय उनके बारे में ही सोचती रही। लेकिन अब उसे अगस्त्या के अलावा किसी की परवाह नहीं है। उसने दूर देखा और शांति से मुस्कुराई। मैं कैसी दिख रही हूँ, मोम? उसकी माँ ने सिर हिलाया। तुम गॉर्जियस लग रही हो। मेरी बेटी बेहद खूबसूरत है। समय कैसे बीतता है पता ही नहीं चलता है। तुम्हारी जल्द ही शादी होगी। ससुराल में सभी से अच्छा व्यवहार करना और किसी को नाराज मत करना, ठीक है? जब हमारे पास समय होगा हम तुमसे मिलने आएंगे। कुछ सेकंड रुकने के बाद नीलम ने फिर कहा, चलो।
यहाँ बैठो और मुझे तुम्हारे बालों को अच्छी तरह से बांधने दो। मैं चाहती हूँ कि मेरी लड़की आज सबसे सुंदर दुल्हन बने। मिष्टी ने सिर हिलाया और चुपचाप बैठ गई। पलक झपकते ही सुबह के 10 बज चुके हैं। 1 दर्जन से अधिक काले रंग की लग्जरी कारें सड़कों से होकर सिन्हा परिवार के विला में पहुंची। मिष्टी ने बेहतरीन मेकअप और ज्वेलरी पहनी है। विला के बाहर कारों की आहट सुनकर वो उठ बैठी। अपने पिछले जीवन में उसे दिए गए अनफेयर ट्रीटमेंट पर वो रो रही थी। उसे यह भी उम्मीद थी कि उसके पेरेंट्स उसे शादी के लिए मजबूर करना बंद कर देंगे। हालांकि उसके माता पिता को अपने खुद के काम पर शर्म आ रही थी। उन्होंने अपना मन बदलने का कोई इरादा न रखते हुए बस उसे रोने दिया। उसे मजबूरन दीवान परिवार की कार में भी बैठा दिया गया था। इस समय उनके विला के बाहर कई लग्जरी कारें इंतजार कर रही है। यह इस हद तक है कि उसके पड़ोसी चौंक गए हैं। हालांकि सिन्हा परिवार ने पहले से ही कम प्रोफाइल रखने की कोशिश की थी। सोनाली ने कॉलोनी में सभी को बता दिया था। वास्तव में आसपास के सभी लोग इस बारे में जानते थे। उन्होंने कुछ नहीं कहा था। लेकिन मिष्टी उस समय कितनी बेबस और दुखी थी, यह देखकर वे उसके माता पिता पर उंगली उठाने लगे। उसके माता पिता इतने शर्मिंदा थे कि वे उसके साथ अधीरता इम्पेशेंटली से पेश आने लगे। शादी से इनकार करने पर दोनों ने उससे रिलेशन तोड़ने की धमकी भी दी थी। वो इतनी डरी हुई थी कि वो जम गई। वो केवल 18 वर्ष की थी और उसे ऐसा अपमान सहना पड़ा। उसके गालों पर आंसू बह रहे थे, लेकिन उसने एक और शब्द कहने की हिम्मत नहीं की, इस डर से कि उसके माता पिता उससे नाराज हो जाएंगे। अंत में वो निराशा में चली गई थी। अगर अगस्त्या ने उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया होता और वो उतना डरावना होता जितना उसके बारे में कहा जाता था, तो शायद उसने खुद को मार लिया होता। लेकिन वो अब इस जीवन में ऐसा नहीं सोचेगी। मिष्टी सचमुच इस दिन के आने का इंतजार कर रही थी। बेडरूम के बाहर सोनाली ने फिर से बतंगड़ बनाना शुरू कर दिया। मिष्टी, तुम वहाँ क्या कर रही हो? दीवान परिवार अपने आदमियों को तुम्हारी तलाश में भेज चुके हैं। क्या तुम अपनी शादी छोड़ने की सोच रही हैं? जल्दी बाहर निकलो। मिष्टी ने मुड़कर एक गहरी सांस ली। उसने यह श्योर करने के लिए खुद को आईने में चेक किया कि सब कुछ ठीक है। तो उसने अपनी ड्रेस का हेम उठा लिया और वो शालीनता ग्रेसफुली से बाहर चली गई। जब दरवाजा खुला तो सोनाली, जो बहुत खुश लग रही थी, दंग रह गई। वो मिष्टी से नजरें नहीं हटा पा रही है। वो ड्रेस में खूबसूरत लग रही है। जब वो अपने होश में आई तो उसकी आंखों में आंसू भर आए। मिष्टी, क्या तुम नहीं जानती कि मिस्टर दीवान पैरालाइज्ड है और बिस्तर पर पड़े हैं? तुम इस तरह से कपड़े क्यों पहन रही हो? तुम इसे किसे दिखाने जा रही हो? सोनाली ने सरकास्टिक लहजे में कहा। मिष्टी ने मन में सोचा, भले ही सोनाली अगस्त्या के बारे में कुछ भी कहे, लेकिन जब वो उसे देखेगी तो उसे इसका पछतावा जरूर होगा। सोनाली ने हमेशा सोचा है कि दुनिया की सभी बेहतरीन चीजें उसी की हैं। उस समय अगस्त्या से मिलने के बाद उसने उसके करीब आने की बहुत कोशिश की थी। वो यह भी उम्मीद करने लगी कि वो मिसेज दीवान बन सकती हैं। लेकिन अगस्त्या उससे पूरी तरह से नफरत करता था। वो उसकी एक झलक भी नहीं देखना चाहता था। उसके प्यार में पड़ने की बात तो दूर। शायद यही वजह है कि सोनाली को मिष्टी से जलन होती थी। आखिरकार उसकी तुलना में अगस्त्या ने मिष्टी के साथ बहुत अच्छा बिहेवियर किया था। वो उस क्रूर, क्रूएल और निर्दयी, रूथलेस आदमी से बिल्कुल अलग था जिसे लोग उसे समझते थे। बाद में सोनाली ने महसूस किया कि मिष्टी ने उस आदमी को छीन लिया है जो उसका होने वाला था। वो पूरी तरह से भूल चुकी थी कि कैसे उसने पहली बार उससे शादी न करके परिवार में कलंक लगाया था। जल्दी आओ मिष्टी, नीचे लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। उसके पेरेंट्स ने उसे नीचे आने के लिए कहा। यह देखकर सोनाली हंसी और कहा, हैप्पी वेडिंग मिष्टी। मिष्टी बिल्कुल भी नाराज नहीं है। उसने अपनी ठुड्डी उठाई और मुस्कुरा दी। थैंक यू। सोनाली के अजीब तरह से देखने के बावजूद वो सीढ़ियों से नीचे उतरी। जैसे ही उसने विला छोड़ा, उसके पड़ोसी शो देखने के लिए अपनी बालकनियों पर बाहर आने लगे। कुछ शरारती बच्चे भी चिल्लाए, दुल्हन यहाँ है, दुल्हन यहाँ है। तुरंत उन्हें एडल्ट द्वारा लेक्चर दिया गया और वो चुप हो गए। यह लड़की बहुत सुंदर है। बेड लक को दूर करने के लिए वे उसे शादी में कैसे धकेल सकते हैं? मुझे हैरानी है कि उसके पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं। वे उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैंने सुना है कि जिस परिवार में वो शादी करने जा रही है वो बहुत अमीर है। नीचे सभी फैंसी कारों को देखें। मुझे यकीन है कि उनमें से हर एक की कीमत एक बम है। दूल्हे का परिवार बहुत वेल्थी दिख रहा है, लेकिन इस परिवार के पास पैसों की कमी नहीं है, तो वे अपनी बेटी को नर्क में कैसे धकेल सकते हैं? आसपास के लोगों ने सिन्हा पर बहस और आलोचना करना शुरू कर दिया। इसी दौरान एक आदमी पहली कार से उतरा।
वो एक सफेद टक्सीडो पहने हुए है और चेहरे पर मुस्कान के साथ मिष्टी के माता पिता को ग्रीट करने लगा। जैसे ही उसने मिष्टी को देखा वो थोड़ा दंग हुआ। फिर उसने कहा, मिस सिन्हा, नहीं, मुझे अब आपको मिसेज दीवान के रूप में एड्रेस करना चाहिए। आज एक बड़ा दिन है मिस्टर दीवान और हम जल्दी आपको लेने के लिए आए हैं। आई एम सॉरी कि मैंने आपको पहले से नहीं बताया। फिर उसने फूलों का एक गुलदस्ता निकाला और उसे मिष्टी को सौंप दिया। गुलदस्ता पाकर मिष्टी बहुत हैरान हुई। उसने अविश्वास से उसकी ओर देखा। तुम्हारा क्या तुम्हारा मतलब उससे है? वो अपने पीछे मौजूद शानदार काली कार को देखने से अपने आप को रोक नहीं पाई। मिष्टी के माता पिता भी हैरान है। क्या अफवाह यह नहीं है कि मिस्टर दीवान अपाहिज है और बिस्तर पर है? वो कैसे आ सकते हैं? वेल, मिस्टर आर्यन, क्या आपके प्रेसिडेंट ठीक हो गए हैं? मिष्टी के पिता ने अविश्वास में पूछा। जी हाँ, इट्स ऑल थैंक्स टू मिसेज दीवान कि हमारे प्रेसिडेंट इतनी जल्दी ठीक हो गए हैं, आर्यन ने एक मुस्कान के साथ कहा। जैसे ही उसके पिता ने आर्यन की बात सुनी, उसकी आंखें खुशी के एक संकेत से चमक उठीं। अगर ऐसा है तो उसकी बेटी को अब विधवा नहीं होना पड़ेगा। इससे हटके सोनाली का चेहरा एक पल में भयानक रूप से बदल गया। उसे थोड़ी घबराहट भी महसूस हुई। अगर अगस्त्या अपनी बीमारी से उबर जाता है तो मिष्टी को न केवल परिवार में शादी करने के बाद विधवा का जीवन जीना पड़ेगा, बल्कि वो ऑफिशियली मिसेज दीवान बन जाएगी। सोनाली ने अपनी उंगलियों को मुट्ठी में कस लिया। पहले तो उसने सोचा था कि वो मिष्टी को बेवकूफ बनते हुए देख सकती है, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि वो बेवकूफ है। आखिर यह दीवान परिवार है। इस परिवार से थोड़ा सा भी रिलेशन रखने वाला कोई भी व्यक्ति खुशहाल जीवन जी सकता है, खासकर परिवार के उत्तराधिकार की पत्नी बनकर। उस समय अगस्त्या के एक्सीडेंट होने से पहले इम्पोर्टेंट फैमिलीज की कई यंग लड़कियां उससे शादी करने की उम्मीद कर रही थी, लेकिन अब मिष्टी इतनी आसानी से गद्दी पर बैठ गई है। सोनाली ने एक गहरी सांस ली, लेकिन वो अभी भी ठीक है, क्योंकि उसने सुना है कि अगस्त्या क्रूर, क्रूएल और निर्दयी, रूथलेस है और उसके हाथ अनगिनत जिंदगियों के खून से सने हैं। अगर उसने ऐसे निर्दयी आदमी से शादी की तो वो हर दिन केवल आतंक में ही रहेगी। इस विचार पर सोनाली ने उपहास स्कॉफ्ट किया। मिस्टर दीवान यहाँ हैं, वे खुद नीचे क्यों नहीं आए? आर्यन ने शांति से जवाब दिया। हालांकि मिस्टर दीवान ठीक हो गए हैं, डॉक्टर ने उन्हें घर पर रहने की सलाह दी है, इसलिए वो कार से नहीं उतर सकते हैं। फिर उसने मिष्टी को देखा। ठीक है। मिष्टी ने भी सिचुएशन को अच्छी तरह से समझा। उसके पिछले जीवन में अगस्त्या अपनी बीमारी से उबर चुका था, लेकिन उसके पैर अभी भी कमजोर है, इसलिए उसे कुछ समय के लिए व्हीलचेयर का इस्तेमाल करना पड़ा। यह अफसोस की बात है कि उसने उस समय इसे केवल नजरअंदाज किया था। उसने उसकी परवाह भी नहीं की थी। हालांकि उसने कभी नहीं सोचा था कि वो आज पर्सनली उसे लेने आएगा। वो इस समय थोड़ी घबराई हुई है, क्योंकि पिछले जीवन में वो उसे लेने नहीं आया था। आर्यन की बात सुनकर सोनाली ने खुशी महसूस की। अगस्त्या को मिष्टी की बिल्कुल भी परवाह नहीं है, नहीं तो वो इस तरह के लंगड़े बहाने का इस्तेमाल करके कार से बाहर निकलने से इनकार नहीं करता। यह मामला है तो हम अब और देरी नहीं करेंगे। मिष्टी, कार में बैठो, मिष्टी के पेरेंट्स ने कहा। उन्हें यह भी डर है कि मिस्टर दीवान पहले से ही अधीर, इम्पेशेंट है। मिष्टी ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। वो आर्यन के पीछे लग्जरी कार तक पहुंची है। उसके पेरेंट्स ने अपने आंसू पोंछना शुरू कर दिए, लेकिन मिष्टी ने उनकी ओर देखने की जहमत नहीं उठाई। इसके बजाय उसने कार की खिड़की में अपना रिफ्लेक्शन देखा। उसका दिल पागलों की तरह धड़क रहा है। आर्यन ने दरवाजा खोला और रोजलिन यह सीन देखकर दंग रह गई। अंदर कोई नहीं है, प्लीज कार में बैठें, मिसेज दीवान। आर्यन मुस्कुराया। उसके माता पिता और सोनाली दोनों ने उत्सुकता, क्यूरियस से उसकी ओर देखा। चूंकि कार की खिड़कियां टिंटेड है, इसलिए वे नहीं देख सकते थे कि अंदर क्या है। इसके अलावा उन्होंने अच्छे से देखने के लिए आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की, इसलिए वे केवल मिष्टी को देख सकते हैं। लेकिन इस मोमेंट में मिष्टी पूरी तरह से निराश है। अगर आर्यन ने पहले ही कहा होता कि अगस्त्या नहीं आया है, तो शायद वो इतनी निराश नहीं होती। आखिर वो उसके पिछले जन्म में भी नहीं आया था। लेकिन जब आर्यन ने दावा किया कि वो कार में है और फिर भी अंदर कोई नहीं है, तो उसने निराश महसूस किया। कार में बैठते ही आर्यन भी ड्राइवर की सीट पर चढ़ गया। फिर उसने इंजन चालू किया और चल दिया। जब उसने मिष्टी की निराशा देखी तो उसने तुरंत समझाया, प्लीज परेशान न हो मिसेज दीवान। मिस्टर दीवान किसी वजह से आपको लेने नहीं आ सके, लेकिन वो नहीं चाहता थे कि आपके पेरेंट्स यह सोचे कि उन्हें आपकी परवाह नहीं है, इसलिए उन्होंने मुझसे यह कहने के लिए कहा था। मिष्टी इस समय सोच में गहरी लग रही है। अचानक उसने अपना सिर उठाया, उसकी आंखें चमक उठीं और उसने कहा, ठीक है,
रियरव्यू मिरर में मिष्टी के मूड में अचानक बदलाव देखकर आर्यन हैरान रह गया। सबसे पहले जब आर्यन उसे लेना आया तो उसने सोचा कि मिष्टी बहुत रो रही होगी। आखिरकार वो लंबे समय से जानता है कि वो अगस्त्या से शादी नहीं करना चाहती है, लेकिन उसने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि काम स्मूथली और बिना किसी हिचकिचाहट के हो जाएगा। इसके अलावा जब उसने कहा कि अगस्त्या कार में है तो उसकी एक्साइटमेंट असली थी। वो उसे देखकर वाकई बहुत खुश होती, लेकिन जब उसने कार अंदर किसी को नहीं देखा तो वो तुरंत निराश हो गई। अचानक आर्यन ने महसूस किया कि मिष्टी वास्तव में अगस्त्या की परवाह करती है। कार भीड़ भाड़ वाली सड़कों और ऊंची ऊंची इमारतों से होकर गुजरी। मिष्टी ने अपनी आंखों में चमक के साथ खिड़की के बाहर के सीन को देखा। चूंकि उसका पुनर्जन्म हुआ है, यह पहली बार है कि उसने इतना रियल महसूस किया। आखिरकार वो फिर से अपना जीवन जी सकती है। वो अपनी किस्मत भी बदल सकती है और सभी ट्रेजेडी को फिर से होने से रोक सकती है। वो जिद्दी नहीं होगी और ना ही अगस्त्या से छोटी छोटी बातों पर बहस करेगी। वो उसे गुस्सा भी नहीं दिलाएगी। जीवन में वो बस उसके साथ रहना चाहती है और अपने पिछले जीवन में की गई सभी गलतियों को सुधारना चाहती है। लेकिन हो सकता है यह उन सभी परेशानियों की भरपाई करने में सक्षम न हो जो उससे पहले हुई थी। अगर यह उसकी बेवकूफ़ी की वजह से नहीं होता तो ये सब चीजें नहीं होती। उसकी आंखें फिर से भरने लगी। उसका बच्चा 3 महीने की प्रेगनेंसी के बाद उसके गर्भ में ही मर गया था। उसे अचानक अगस्त्या का सामना करने में बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने अतीत में कितनी भी गलतियां की हों, वो उनका प्रायश्चित अटोन नहीं कर पाएगी, चाहे वो कितनी भी बार मरे। उसने चुपके से अपने आंसू पोंछ लिए। हर बार जब वह अपने साथ हुई ट्रेजेडी को याद करती तो वो खुद को थप्पड़ मारना चाहती है। कार धीरे धीरे एक आलीशान मेंशन में घुसी और रुक गई। यह मेंशन एक पहाड़ी के ऊपर स्थित सिचुएटेड है। आसपास कोई अन्य मेंशन नहीं है। मेंशन इतना बड़ा है कि इसे पहाड़ी के एक विशाल एरिया पर बनाया गया है। उसके पिछले जीवन में यह वो जगह थी जहां वो हर दिन रहती थी। उसी समय दूसरी मंजिल पर एक आदमी स्टडी रूम की खिड़की के पास खड़ा है। उसने काले रंग का सूट पहना हुआ है और चेहरे पर ठंडे एक्सप्रेशन देखे। जब आर्यन ने कार का दरवाजा खोला तो मिष्टी व्हाइट ड्रेस में कार से बाहर निकली। वो उसकी दिशा में चली आ रही है। वो सीन ठीक वैसा ही है जैसी उसने कल्पना की थी। आदमी की आंखें चमक उठी। इससे पहले कि लड़की सिर उठा पाती वो खिड़की से गायब हो चुका है। केवल हवा में लहराता हुआ पर्दा रह गया है। किसी तरह मिष्टी को लगा कि अभी अभी वहां कोई था। मिष्टी ने महसूस किया है कि कोई उसे अभी देख रहा है, इसलिए उसने सिर उठाकर उस दिशा में देखा, लेकिन उसे कुछ भी नहीं दिखा। शायद वो बहुत सेंसिटिव हो रही है, इसलिए उसने अब इसके बारे में नहीं सोचा। कार का दरवाजा खोला तो मिष्टी व्हाइट ड्रेस में कार से बाहर निकली। वो उसकी दिशा में चली आ रही है। वो सीन ठीक वैसा ही है जैसी उसने कल्पना की थी। आदमी की आंखें चमक उठी। इससे पहले कि लड़की सिर उठा पाती वो खिड़की से गायब हो चुका था। केवल हवा में लहराता हुआ पर्दा रह गया है। किसी तरह मिष्टी को लगा कि अभी अभी वहां कोई था। मिष्टी ने महसूस किया है कि कोई उसे अभी देख रहा था, इसलिए उसने सिर उठाकर उस दिशा में देखा, लेकिन उसे कुछ भी नहीं दिखा। शायद वो बहुत सेंसिटिव हो रही है, इसलिए उसने अब इसके बारे में नहीं सोचा। मेंशन में कोई सेलिब्रेशन नहीं हो रहा है। नौकर अभी भी पहले की तरह कोल्ड है। उन्हें लग ही नहीं रहा है कि आज मेंशन में किसी की शादी हो रही है। मिष्टी जानती है कि दीवान परिवार उसका तिरस्कार करता है। अगर यह बेड लक दूर करने के लिए नहीं होता तो उसके जैसी लड़की को इतने अमीर और कुलीन परिवार में शादी करने का मौका कभी नहीं मिलता। कोई रिसेप्शन भी नहीं था, बल्कि सभी को खबर न फैलाने का ऑर्डर दिया गया था। कोई उसे वेलकम करने भी नहीं आया है। अपने पिछले जीवन में जब वो पहली बार यहाँ आई थी तो ऐसी अनजान जगह और ऐसे अनजान लोगों को देखकर बहुत डर गई थी। लेकिन मिष्टी जानती है कि यहाँ के सभी नौकर सरला के नौकर हैं। अगस्त्या के सर्वेंट उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। मिष्टी के आने के बाद अपने पोते की हेल्थ में सुधार देखकर सरला ने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया था। थोड़ी देर बाद मिष्टी को एक कमरे में ले जाया गया, लेकिन वो अगस्त्या का कमरा नहीं है। यह मेंशन में एक गेस्ट रूम है। मिष्टी यह जानती है, लेकिन उसके हाव भाव नहीं बदले। कुछ देर बाद किसी ने दरवाजा खटखटाया। वो अचानक से घबरा गई थी, वो उठी और फौरन दरवाजा खोला। वास्तव में वो आदमी जो कमरे के बाहर व्हीलचेयर पर मैरिज सर्टिफिकेट के साथ बैठा है, वो वह आदमी है जिसे उसने सबसे ज्यादा याद किया, अगस्त्या दीवान। हालांकि वो अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है और उसे घूमने के लिए व्हीलचेयर पर डिपेंड रहना पड़ता है। उसकी नेचुरल राजसी मैजेस्टिक आभा अभी भी असाधारण रूप से भयानक है। अपने पिछले जीवन में वो पहले वर्ष में अगस्त्या से दूर रही थी। बाद में जब उसे पता चला कि अगस्त्या उसकी सारी जिद और बुरे व्यवहार को सहन कर रहा है,
तो उसने उसके साथ बेहतर व्यवहार करना शुरू कर दिया था। इस मोमेंट में मिष्टी उसके पास दौड़ने, खुद को उसकी बाहों में फेंकने और जोर से रोना चाहती है, लेकिन वो फिर भी नहीं कर पाई। अगस्त्या अभी तक उससे परिचित नहीं है। अगर उसने अब उसके साथ ऐसा किया तो उसे शक होगा। इसका उल्टा उसने गुस्से में कहा, तुमने इतनी देर क्यों की? अगस्त्या के कोल्ड एक्सप्रेशन कठोर हो गए और उसकी आंखें हैरानी के संकेत से चमक उठीं। लेकिन उसने जल्दी से अपना संतुलन वापस पा लिया और मैरिज सर्टिफिकेट और पेन को बेड पर रखकर उसने कोल्ड टोन में कहा, इंतजार करने के लिए सॉरी। यह मैरिज सर्टिफिकेट है, इस पर तुम्हारे सिग्नेचर चाहिए। मिष्टी ने तुरंत मैरिज सर्टिफिकेट पर सिग्नेचर कर दिए। सिग्नेचर करते समय उसकी आंखों में आंसू छलक आए, लेकिन उसने अपने आप को कंट्रोल किया, कहीं अगस्त्या को शक न हो जाए। उसके इतनी जल्दी सिग्नेचर करने पर अगस्त्या को हैरानी हुई। उसने अपनी इन्वेस्टिगेशन में सुना था कि वो इस शादी से बिल्कुल खुश नहीं है। क्या तुम्हें यह कमरा पसंद है? अगस्त्या ने फिर कोल्ड आवाज में पूछा। नहीं, मिष्टी ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाते हुए जवाब दिया। रियली? अगस्त्या ने अपनी आईब्रो सिकोड़ ली। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वो सवाल का जवाब इतना सीधा देगी। क्या मैं इसके बजाय दूसरा कमरा चुन सकती हूँ? मिष्टी ने धीरे से पूछा और अपनी उंगलियों से लड़खड़ा रही है। ऑफ कोर्स, अगस्त्या ने कहा। फिर उसने अपना हाथ हिलाया और उसके बटलर ने कहा, मिसेस दीवान, मैं आपको कमरे में लेकर चलता हूँ। मिष्टी अगस्त्या को देखने लगी। वो समझ रहा है कि उसे क्या कहना है, लेकिन उसने बेरहमी से उसे रिजेक्ट कर दिया। मुझे मैरिज सर्टिफिकेट कोर्ट में सबमिट करना है। एक बार फ्री होने के बाद मैं तुमसे मिलने आऊंगा। जब उसने बोलना खत्म किया तो कोई उसकी व्हीलचेयर को खींचने के लिए आगे बढ़ा। हालांकि मिष्टी को अभी भी लगा कि उससे मिलना मनमुटाव से भरा है। मिष्टी ने अपना सिर नीचे किया और खुद को देखा। उसने आज जानबूझकर सावधानी से कपड़े पहने हैं और फिर भी वो उसे देखना नहीं चाहता है। अगर उसके पिछले जन्म में ऐसा हुआ होता तो उसे बिल्कुल भी चिंता नहीं होती, लेकिन अब वो बहुत दिल दहला देने वाला महसूस कर रही है। रात में एक आलीशान कार धीरे धीरे मेंशन के रोशनी भरे मैदानों में एंटर हुई। बटलर ने कार का दरवाजा खोला और दो बॉडीगार्ड्स ने अगस्त्या को कार से बाहर निकालने में मदद की, जिसे उसकी व्हीलचेयर की जरूरत थी। खामोश रात में उसके चेहरे के एक्सप्रेशन कोल्ड लग रही हैं। उसने दूसरी मंजिल की ओर देखा। क्या वो ठीक है? बटलर ने जवाब दिया। मिसेस दीवान ठीक है, लेकिन बटलर थोड़ा झिझका, फिर उसने अपनी बात जारी रखी, उन्होंने आपका रूम चुना है। जैसे ही अगस्त्या ने मेंशन में कदम रखा, मिष्टी, जिसने एक फ्लोरल नीलेन सुंदर ड्रेस पहनी हुई है और सीढ़ियों पर खड़ी है, तुम वापस आ गए हा? मिष्टी ने एक्साइटमेंट से कहा। टेबल पर रखे डिशेस को देखते ही अगस्त्या ने आईब्रो चढ़ा दी। क्या तुमने डिनर नहीं किया है? मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी ताकि हम साथ में डिनर कर सकें। मिष्टी ने मुट्ठी में अपनी उंगलियां डालते हुए कहा। वो भूल गई है कि वे अतीत में कैसे मिलते। अब जबकि उसने उसके प्रति अपना रवैया बदल लिया है, वो ऐसी सिचुएशन में केवल अनकंफर्टेबल, असहज महसूस कर रही है। अगस्त्या चुप रहा। उसने बस अपना हाथ उठाया और उसके पीछे वाले आदमी ने उसकी व्हीलचेयर को डाइनिंग रूम की टेबल पर धकेल दिया। यह देखकर मिष्टी की आंखें चमक गई। वो उसके पीछे डाइनिंग रूम की टेबल पर गई और उसके बगल में बैठ गई। कमरे में बाकी सभी ने अपना सिर नीचे कर लिया, एक भी चाल चलने की हिम्मत नहीं की। हालांकि इस तरह का माहौल थोड़ा अजीब था। दोनों ने चुपचाप खाना खाया। अचानक मिष्टी ने कुछ डिशेस उठाई और ध्यान से अगस्त्या की प्लेट में रख दी। यह देखकर हर कोई दंग रह गया। क्या यह लड़की मरना चाहती है? क्या वो नहीं जानती है कि अगस्त्या को माइसोफोबिया है? उसके अपने परिवार के सदस्यों ने भी ऐसा करने की हिम्मत नहीं की और फिर भी उसने ऐसा किया है। लगता है वो अपने लिए मुसीबत चाहती है। वे सब चुप रहे। इतने तनावपूर्ण माहौल में उन्हें सांस लेने में भी तकलीफ महसूस हुई। उनके सरप्राइज के लिए अगस्त्या ने उस सब्जी को अपने मुंह में डाल लिया जिससे वो सबसे ज्यादा नफरत करता था। मिष्टी आखिरकार अपने दिमाग को शांत करने में सक्षम एबल रही। उसने राहत की सांस ली और उसे सूप का बाउल दिया। तुम अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हो, इसलिए तुम्हें हेल्थी रहने के लिए और सूप पीने की जरूरत है। अगस्त्या ने कमरे में लोगों की हैरानी भरी निगाहों के नीचे सूप का बाउल लिया। यह देखकर मिष्टी के चेहरे पर मीठी मुस्कान बिखर गई। वो उसकी प्लेट में और खाना डालने लगी। उनके आसपास के सभी लोग इतने हैरान हैं कि उनके जबड़े लगभग गिर गए। लेकिन यह देखकर कि उनका बॉस बिल्कुल भी नाराज नहीं लग रहा है, वे अंत में अपने मन को शांत करने में सक्षम एबल हुए। मिष्टी ने खुशी खुशी अगस्त्या के साथ डिनर किया। जब अगस्त्या ने डिनर खत्म किया तो वो सीधे स्टडी रूम की ओर चला गया। हालांकि मिष्टी ने अगस्त्या के बेडरूम को चुना है, लेकिन उसने कमरे में एंटर होने की हिम्मत नहीं की थी। आखिरकार दोनों अभी भी अपरिचित है।
बटलर ने उससे यह कहा है कि उसे पहले अगस्त्या की इजाजत लेनी होगी। इसलिए जब उसने अगस्त्या को स्टडी में जाते हुए देखा तो वो सीधे अपने कमरे में चली गई। रात के 11 बज चुके एज और पहले ही काफी देर हो चुकी है, इसलिए उसने अपने कमरे से बाहर निकलते ही इस पर विचार किया। वो उससे बात करना चाहती है, लेकिन वो उसे डिस्टर्ब करने से डरती है। इसके अलावा कुछ ही दिनों में उसकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। उसे कॉलेज जाना होगा। उसके पिछले जीवन में अगस्त्या ने उसे कॉलेज जाने की इजाजत दी थी। वो क्लियरली से जानती है कि अगर वो उससे अच्छी तरह से बात करती है तो अगस्त्या उसकी किसी भी बात को मान लेगा। जैसे ही वो स्टडी के दरवाजे पर पहुंची, बूढ़ा बटलर दिखाई दिया। फिर मुस्कुराते हुए पूछा, क्या आप मिस्टर दीवान को ढूंढ रही हैं? मुझे उससे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है, मिष्टी ने झिझकते हुए कहा। बटलर वास्तव में एक अच्छा आदमी है, हालांकि वो सरला के एम्प्लॉई में से एक है। उसके पिछले जीवन में अगस्त्या ने उसे याद दिलाया है था कि वो बूढ़े बटलर को छोड़कर मेंशन में किसी पर भरोसा नहीं कर सकती। वो सबॉर्डिनेट पर भी भरोसा नहीं कर सकती है। मिष्टी अच्छी तरह जानती है कि इतने बड़े और अमीर परिवार का उत्तराधिकारी बनना कितना खतरनाक है। किसी को भी खतरा हो सकता है। हालांकि वो समझ नहीं पा रही है कि अपने आसपास के सभी लोगों के प्रति हाई अलर्ट होने के बावजूद उसने उस पर इतना भरोसा क्यों किया था। बूढ़े बटलर ने उसे याद दिलाया, मिस्टर दीवान को काम करते वक्त डिस्टर्ब होना पसंद नहीं है, इसलिए जब वो बाद में बाहर आए तो आप उनके साथ बात कर सकती है। अगर बात ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है तो मैं आपकी ओर से उन्हें इन्फॉर्म कर दूंगा। मिष्टी ने अपनी आईब्रो सिकोड़ ली। दरअसल वो अगस्त्या को पर्सनली बताना चाहती है। हालांकि अगस्त्या को काम करते समय परेशान होना पसंद नहीं है, लेकिन उसके साथ ऐसा नहीं है। अपने पिछले जीवन में वो अपनी इच्छा से स्टडी में एंटर कर सकती थी। वो उस पर कभी गुस्सा नहीं होता था। इसके अलावा वो उसकी कंपनी को पसंद करता था। उसी समय किसी ने स्टडी का दरवाजा खोला। मिष्टी ने उसके चेहरे पर कोल्ड एक्सप्रेशन देखे। अगस्त्या ने तुरंत पूछा, मुझे ढूंढ रही हो? उसने कोल्ड टोन में कहा। हाँ, मिष्टी ने जोर से सिर हिलाया। अगस्त्या ने बूढ़े बटलर की ओर देखा, जो तुरंत वहां से चला गया। अंदर आओ, अगस्त्या ने शांति से कहा। मिष्टी स्टडी रूम में उसका पीछे चल दी। स्टडी के इंटीरियर डिजाइन ने कमरे को एक शानदार माहौल दिया। कमरे के बीच में चंदन की विशाल टेबल को छोड़कर यह किताबों की अलमारियों से घिरी हुई है, जो सभी तरह की किताबों से भरी हुई है। मिष्टी ने अपने आसपास का जायजा लिया। तब अगस्त्या रुक गया और उसे बैठने को कहा। मिष्टी ने कुर्सी की ओर देखा और बैठ गई। उसके ठीक सामने एक हैंडसम आदमी बैठा है, जो इतना कोल्ड है कि किसी की भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं होगी। अगस्त्या जैसा अजनबी थोड़ा डरावना है। दोनों ने एक दूसरे को देखा। तुम मुझे क्यों ढूंढ रही थी? आदमी ने शांति से पूछा। मिष्टी ने अपना होंठ काटा और कहा, मेरी क्लासेस जल्द ही शुरू होंगी। फिर उसने अपने हाथों को एक साथ पकड़ लिया और नरम तरीके से कहा, और मैं क्लासेस को अटेंड करने के लिए कॉलेज वापस जाना चाहती हूँ। क्या मैं जा सकती है? मैं वादा करती हूँ कि मैं अच्छी रहूंगी और कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करूंगी। पास्ट में दीवान परिवार में शादी करने के कुछ ही दिनों बाद वो चुपके से अपने नए घर से भाग गई थी। हालांकि वो आधी रात को पहाड़ों में खो गई थी और बहुत डरी हुई और असहाय, हेल्पलेस थी। लेकिन किस्मत से उसे छिपने के लिए एक गुफा मिल गई थी। अंत में अगस्त्या खुद उसे ढूंढने के लिए पहाड़ों में अपने आदमियों के साथ गया, भले ही वो पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था। यह पहली बार था जब वो उससे नाराज हुआ था। इसलिए उसने नौकरानियों से उसे अपने कमरे में बंद करने के लिए कहा और उसे बाहर जाने से मना किया। जैसे ही कॉलेज में नया सेमेस्टर शुरू होने वाला था, वो घबरा गई क्योंकि वो अपनी नई क्लासेस अटेंड करना चाहती थी। इसलिए वो बहुत रोई और अगस्त्या से उसे बाहर जाने की भीख मांगी और वादा किया कि वो फिर कभी नहीं भागेगी। तभी अगस्त्या उसे कैद से रिहा करने के लिए तैयार हो गया था। अब एक शांत माहौल स्टडी में उन पर छा गया। उसने कुछ नहीं कहा और बस उसे देखा, जैसे कि वो यह जानना चाहता है कि वो मजाक तो नहीं कर रही है। मिष्टी उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से इतना तनाव में थी कि वो बुदबुदाई बिना नहीं रह सकी। क्या तुम कुछ बोलोगे? क्या तुम वाकई कॉलेज वापस जाना चाहती हो? अगस्त्या ने आखिरकार पूछा। जब उसने उसकी इन्वेस्टिगेशन की तो उसे पता चला कि उसके खराब ग्रेड है। क्या तुम्हें सच में पढ़ना पसंद है? ऑफ कोर्स, मिष्टी ने ऊपर देखा और बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। हाँ, वो मुस्कराया, जाहिर तौर पर उसका मजाक उड़ाया। हे, मेरा मजाक मत उड़ाओ। मैं सीरियस हूँ, मिष्टी ने गुस्से में कहा। अगस्त्या की ओर देखते हुए वो हताश महसूस कर रही है। मैंने सुना है कि हाई स्कूल के बाद से तुमने कभी कोई सब्जेक्ट पास नहीं किया है। तुम्हारे ग्रेड इतने खराब हैं कि वे सभी सिंगल डिजिट में हैं, लेकिन अब तुम मुझे बता रही हो कि जो पढ़ाई में बुरा है वो कॉलेज जाना चाहता है। उसने हंसते हुए पूछा। मिष्टी थरथराई,
फिर कॉन्फिडेंस से जवाब दिया, तो क्या हुआ अगर मुझे खराब ग्रेड्स मिले हैं? इसका मतलब यह नहीं है कि मैं कॉलेज जाने के लायक नहीं हूँ। मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैं बहुत स्मार्ट हूँ। पहले मुझे क्लास में फर्स्ट रैंक मिलती थी। किंडरगार्टन में? क्या? मिष्टी पहले तो नहीं बता पाई। एक सेकंड बाद वो शर्मा गई और जवाब दिया, किंडरगार्टन में नहीं, बल्कि हाई स्कूल में। अगस्त्या जोर से हंसने लगा। उसे मिष्टी को चिढ़ाने में मजा आ रहा है। उसकी खोई हुई मुस्कान को देखकर मिष्टी दंग रह गई। अचानक वो होश में आई और कोमल आवाज में बोली, हस्बैंड प्लीज मुझे कॉलेज में वापस जाने दो। अगस्त्या ने टेबल पर अपनी उंगलियां थपथपाना बंद कर दिया और उसकी ओर गौर से देखा। तुमने मुझे अभी क्या बुलाया? मैंने तुम्हें हस्बैंड कहा। मिष्टी अचानक चौंक गई। थोड़ा दोषी महसूस करते हुए उसने आगे कहा, क्या लोग शादी के बाद अपने पार्टनर्स को प्यार से नहीं बुलाते हैं? वो सही कह रही हो, लेकिन मुझे ऐसा क्यों महसूस होता है कि मिष्टी कुछ छुपा रही है? अगस्त्या ने सोचा। नहीं तो तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हें बुलाऊं? मिष्टी ने बेशर्मी से कहा। तुम मुझे जिस नाम से चाहे बुला सकती हो। अगस्त्या ने दूर देखा, थोड़ा शर्मिंदा हुआ। कॉलेज के बारे में? मिष्टी ने उम्मीद से कहा। तुम जा सकती हो, लेकिन अगस्त्या ने फिर से अपनी उंगलियों को शरारती ढंग से टेबल पर थपथपाना शुरू कर दिया और मिष्टी इतनी घबराई हुई है कि उसने अपने सिर में टेबल पर उसकी उंगलियों के थपथपाने की आवाज सुनी। लेकिन क्या? तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम इस सेमेस्टर में अपने सभी सब्जेक्ट में पास होगी, अगर नहीं तो तुम्हें घर पर रहना होगा। अगस्त्या दीवान की पत्नी के खराब ग्रेड नहीं हो सकते। अगर यह खबर फैली तो मुझे शर्म आएगी। उसने उसे ताना मारते हुए परेशान दिखने का नाटक किया। मिष्टी ने अपने होठों से हल्का पॉट बनाया और सोचा, तुमने पहले तो ऐसा महसूस नहीं किया था। अगस्त्या ने उसे पॉट बनाते हुए पकड़ा और अनजाने में वो मुस्कुराया। क्या तुम्हें समझ आया मैं क्या कह रहा हूँ? मिष्टी ने सिर हिलाया, फिर अगले सेकंड अपना सिरना में हिलाया, क्योंकि यह वो नहीं था जो वो मानना चाहती थी। फिर आखिरी में उसे अगस्त्या से वादा करना पड़ा, मैं अपने सभी सब्जेक्ट को पास कर लूंगी। अब तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए। अगस्त्या ने शांति से कहा और फिर से दूर देखा। कमरे से बाहर निकलने से पहले उसे कुछ याद आया और अचानक बोली, आज मैंने एक बड़ा कमरा चुना है, लेकिन रूम का कलर थोड़ा अच्छा नहीं है और मुझे यह पसंद नहीं है। क्या मैं इसे बदल सकती हूँ? अगस्त्या ने आईब्रो सिकोड़ ली। नहीं, तुम नहीं बदल सकती। तुम्हारा क्या मतलब है कि मैं उस कमरे में रह सकती हूँ, लेकिन मैं उसमें कुछ भी नहीं बदल सकती? मिष्टी ने गहरे विचार में देखा। जब तक तुम्हें बाद में पछतावा न हो, तुम वहां कभी भी आ जा सकती हो। वो अचानक बुरी तरह मुस्कुराया। मिष्टी डर के मारे पीछे हट गई, लेकिन खुद को चिल्लाने के लिए मजबूर किया, मुझे इसका कभी पछतावा नहीं होगा। फिर वो चौंका देने वाले अगस्त्या को पीछे छोड़ते हुए स्टडी रूम से बाहर आ गई। गुनगुनाते हुए मिष्टी ने समय निकालकर अगस्त्या के कमरे में अपना सामान रखा। जब सर्वेंट्स ने यह देखा तो दंग रह गए। हालांकि किसी ने बोलने की हिम्मत नहीं की और वे जल्दी से अपने काम में लग गए। मिष्टी उसके साथ बहुत कुछ नहीं लाई, ज्यादातर उसके पसंद के कपड़े थे। अगस्त्या के कमरे में एक वॉक इन वार्डरोब है और उसके सूट और लेदर जूते से भरे हुए हैं जो ऐसे लग रहे हैं कि उसने कभी पहना नहीं है। वे सभी कलर्स और पैटर्न में है और इतनी सफाई से अरेंज्ड है कि यह कपड़ों की दुकान की तरह लग रहा है। बदकिस्मती से उसके लिए वो जल्द ही उससे यह ड्रेसिंग रूम लेगी। उसने सूट के बगल में अपने कपड़े लटकाए, जिसने इस ठंडे निराले कमरे में कोमलता का स्पर्श जोड़ दिया। सैटिस्फाइड होकर वो खुद पर मुस्कुराई। जब उसने अनपैक करना बंद किया तो उसने अपना पजामा पकड़ा और बाथरूम में चली गई। वो अगस्त्या के चेहरे के हाव भाव देखने के लिए एक्साइटेड है जब वो उसे अपने रूम में देखेगा। वो शायद नहीं जानता कि मुझे पता है कि यह उसका कमरा है, मिष्टी ने सोचा। इस पर वो खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक सकी। जब मिष्टी नहा रही थी उसने बेडरूम का दरवाजा खुला सुना। उसने झट से शॉवर जेल को धोया, अपना पजामा पहना और बाहर चला गई। अगस्त्या व्हीलचेयर के साथ कमरे में चल रहा है। तुम यहाँ क्यों हो? मिष्टी ने मासूमियत से पूछने का नाटक किया। अगस्त्या ने उसकी ओर देखा और उसे यकीन हो गया कि वो जानबूझ FF6 कर ऐसा कर रही है। हालांकि उसने उसे बेनकाब नहीं किया और शांति से जवाब दिया, तुमने इस कमरे को चुना है तो नेचुरली अब यह हमारा मैरिज बेडरूम बन गया है। मैं अंदर क्यों नहीं आ सकता? जब मिष्टी ने उसे मैरिज बेडरूम कहते सुना तो वो तुरंत शर्मा गई। उसने अपना गला साफ किया और शर्मीली होने का नाटक किया। मैं अभी तैयार नहीं हूँ। जैसा कि एक्सपेक्ट था, अगस्त्या ने बेपरवाह होकर कहा, डोंट वरी, मुझे तुम्हारे जैसी यंग लड़की में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसने मिष्टी को ऊपर नीचे देखते हुए उपहास किया। मिष्टी स्पीचलेस है। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि अगस्त्या इस जीवन में इतना बुरा है?
क्या मैं बहुत ज्यादा सोच रही हूँ? थोड़ा नाराज होते हुए उसने जवाब दिया, डोंट वरी, मुझे बूढ़े लोगों में भी कोई दिलचस्पी नहीं है। स्पीचलेस, अवाक होने की बारी अगस्त्या की है और माहौल घातक रूप से सन्नाटे में बदल गया। अगस्त्या फिर बाथरूम की ओर चल पड़ा। मिष्टी को चिंता है कि वो अकेले नहीं कर पाएगा, इसलिए उसने उसे पकड़ लिया और कहा, मैं तुम्हारे लिए बात तैयार करती हूँ। उसने मिष्टी के ऑफर को नहीं ठुकराया और काम करते हुए शांति से उसे देख रहा है। थोड़ी देर बाद उसने कहा, मैं इस साल 27 साल का हुआ हूँ। हाँ, मिष्टी पानी के टेम्परेचर को चेक रही थी, इसलिए उस पर ध्यान नहीं दे रही है। हालांकि अगस्त्या ने खुद को नहीं दोहराया और कहा, अब तुम जा सकती हैं। मिष्टी को नहीं पता है कि उसने उसे ठेस ऑफेंड पहुंचाने के लिए क्या किया है, लेकिन वो बहुत कोल्ड लग रहा है। बात तैयार होने के बाद उसने जाने से पहले उसे याद दिलाया, फिसलना और गिरना मत। जब अगस्त्या बाथरूम से बाहर आया तो मिष्टी पहले से ही अपने बिस्तर पर एक ईगल पोजीशन में सो रही थी। सामान्य रूप से ब्लैंकेट को बेड के नीचे फेंक दिया है और उसके लंबे काले बाल उसके तकिए पर बिखरे हुए हैं। उसके चेहरे पर अस्वीकृति, डिसअप्रूवल की चमक दिखाई दी, क्योंकि वो उस लड़की को देख रहा है जिसे अपनी सुरक्षा की बिल्कुल भी परवाह नहीं है, बावजूद इसके कि वो किसी ऐसे आदमी के आसपास है जिसे वो मुश्किल से जानता है। सिर हिलाते हुए उसने खुद को बेड की ओर धकेल दिया और ब्लैंकेट को उसके उजागर पैरों तक खींच लिया। कुछ देर उसे सोते हुए देखने के बाद वो अपनी व्हीलचेयर से उठा, घूमा और कमरे से बाहर चला गया। स्टडी रूम में एक शांत आदमी ने अगस्त्या को देखा, जो फ्रेंच विंडो के सामने खड़ा है, और कहा, सर, सिन्हा की सबसे बड़ी बेटी वास्तव में उससे अलग है। जब हमने उसकी इन्वेस्टिगेशन की थी, हालांकि अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद यह बदलाव आया है। पहले उसके माता पिता पक्षपाती थे और उनकी छोटी बेटी से ज्यादा प्यार करते थे, इसलिए मिसेज दीवान ने कई शिकायतें की। नदी में गिरने और बचाए जाने के बाद वो पूरी तरह से अलग लड़की बन गई और अपनी बहन को कई बार मुसीबत में भी डाला। इसके अलावा हमें पता चलता है कि अस्पताल में जागने के बाद इस शादी को लेकर उनका अपने माता पिता से कभी झगड़ा नहीं हुआ। रियली? वो नदी में कैसे गिर गई? अगस्त्या की आंखों में एक ठंडी चमक उठी। चैप्टर 26। रियली? वो नदी में कैसे गिर गई? अगस्त्या की आंखों में ठंडी चमक उठी। मेरे सूत्रों सोर्स का कहना है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कॉलेज में उनकी अपनी बहन से झगड़ा हो गया और उनकी बहन ने उन्हें नदी में धकेल दिया। हालांकि उनकी बहन का उन्हें बचाने का कभी इरादा नहीं था, इसलिए वे शायद इस वजह से एक दूसरे से खिलाफ हो गए। अगस्त्या ने और कुछ नहीं कहा, बस यह इशारा करने के लिए अपना हाथ उठाया कि दूसरा आदमी जा सकता है। पलक झपकते ही मिष्टी 3 दिनों के लिए दीवान रेजिडेंस में रह चुकी है। अगस्त्या केवल पहले दिन दिखाई दिया और तब से वो फिर से नहीं दिखा है। मिष्टी नीचे किचन में बैठी है, अकेले स्वादिष्ट नाश्ते का आनंद ले रही है। गो टू फर्स्ट पेज। 1/6। 17%। वो अंत में जान गई है कि वो अपने पिछले जीवन में यहाँ से जाने के लिए इतनी उत्सुक क्यों थी। वो बहुत बोर हो रही है। कुछ उदास महसूस करते हुए वो मदद नहीं कर सकी, लेकिन फिर से पूछ रही है, क्या अगस्त्या आ जा रहा है? बटलर मोहन ने पिछले 3 दिनों में उसे यह सवाल अनगिनत बार पूछते हुए सुना है। फिर भी वो मुस्कुराया और सिर हिलाया। मैडम, मुझे मिस्टर दीवान के ठिकाने के बारे में पता नहीं है, लेकिन वो जल्द ही वापस आ सकते हैं, इसलिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको उनकी याद आ रही है तो आप उन्हें कॉल कर सकती हैं। मुझे यकीन है कि वो फिर वापस आ जाएंगे। उसने उसे दिलासा दिया। मिष्टी ने अपने होठों को खोला। अगर मैं अगस्त्या को फोन करती हूँ और उससे कहती कि मुझे उसकी याद आ रही है, वो शायद सोचेगा कि मैं पागल हूँ और मुझसे दूर भागेगा। हर कोई जानता है कि पहले मैं उससे शादी करने को तैयार नहीं थी और मैंने अपने माता पिता के साथ इस बारे में बहुत लड़ाई लड़ी। मेरी शादी को अभी कुछ ही दिन हुए हैं। अगर मेरा पुनर्जन्म नहीं होता तो मुझे खुद पर विश्वास नहीं होता अगर मैंने कहा कि मैं उसे याद करती हूँ। नाश्ता करने के बाद मिष्टी अपने कमरे में गई और अपने फोन पर ट्विटर को स्क्रॉल किया। अचानक उसने एक ट्रेंडिंग ट्वीट देखा जिसने उसे इंडिफरेंट कर दिया। ट्वीट पोस्टर कोई और नहीं बल्कि सोनाली है। उसके पिछले जन्म सोनाली एक इंटरनेट सेलिब्रिटी बन गई थी। आखिरकार उसने बचपन से बहुत तकलीफें सही हैं लोगों को यह दिखाकर वो जल्दी से फेमस हो गई थी। वो एक फेमस इन्फ्लुएंसर है जिसके पहले से ही लाखों फॉलोवर्स थे, इसलिए हर बार जब वो इंटरनेट पर कुछ पोस्ट करती तो उसे लाखों व्यूज मिलते, चाहे वो पोस्ट किसी भी बारे में हो। उसका ट्वीट था, मेरी बहन की आज शादी हो रही है। हालांकि मुझे दुख है कि हमें अलग होना है, मैं उसके लिए खुश हूँ और मुझे उसकी खुशी के अलावा कुछ नहीं चाहिए। मिष्टी ने सोचा है कि सोनाली दरअसल खुश है, लेकिन खुद मिष्टी के लिए नहीं। बेशक वो खुश है क्योंकि उसे लगता है कि मैंने किसी ऐसे आदमी से शादी की है जो मर रहा है और मैं विधवा होने जा रही हूँ, मिष्टी ने सोचा। चूंकि मिष्टी
सोनाली को फॉलो करती हैं, इसलिए उसका ट्वीट हर बार ऐप खोलने पर सबसे पहले दिखाई देता है। ट्वीट के नीचे उसके फैंस के हैरान करने वाली कमेंट्स है। क्या तुमने नहीं कहा कि तुम्हारी एक जुड़वां बहन है? तुम केवल 18 साल की हो, है ना? ओह माय गॉड, तुम्हारी बहन की इतनी कम उम्र में शादी हो गई। क्या वो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं करना चाहती है? हाँ, उसने अचानक शादी क्यों कर ली? यह आमतौर पर तब होता है जब लड़कियां शादी से पहले प्रेग्नेंट हो जाती हैं। क्या मैंने सही कहा? मुझे लगता है कि यही हुआ है। इस ट्वीट पर सबसे अधिक कमेंट्स और लाइक आई है, जिनमें से ज्यादातर ने सोनाली को टैग किया और पूछा कि क्या यह सच है। हालांकि सोनाली ने किसी भी कमेंट्स का जवाब नहीं दिया। जब फैंस ने यह देखा तो उनकी अटकलें सही है, इसलिए वे मिष्टी की कड़ी आलोचना करने लगे। कुछ ने ट्वीट्स के माध्यम से उस पर पर्सनली हमला किया और दूसरों ने मिष्टी को पर्सनल मैसेज भी भेजे। अतीत में मिष्टी शादी करने के बाद सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव नहीं थी, इसलिए उसे नहीं पता है कि सोनाली ने क्या ट्वीट किया था। धीरे धीरे सोनाली ने उसकी रेपुटेशन को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था, लेकिन वो यह नहीं जानती थी। उसने अचानक सोनाली के ट्वीट को रीट्वीट किया और लिखा, थैंक यू, अगस्त्या का हाउस बहुत अच्छा है और मुझे यह पसंद है। थैंक यू फॉर योर विशेस सोनाली। फिर उसने एक फुल लेंथ मिरर सेल्फी अटैच की जिसमें उसने एक टाइम ड्रेस पहनी हुई है। कहीं भी फैट का एक ऑंस नहीं था और उसका फिगर लगभग परफेक्ट था। ऐसी फिगर वाला कोई प्रेग्नेंट कैसे हो सकता है? हैरानी की बात यह है कि सोनाली के ट्वीट को देखकर कई लोगों ने उसकी प्रोफाइल पर क्लिक कर दिया। कुछ ही समय में फोटो के नीचे पहले से ही 50 से ज्यादा कमेंट्स थी। उसका फिगर बहुत खूबसूरत है और ऐसा नहीं लगता कि वो प्रेग्नेंट है। वो शायद नहीं है। मुझे भी विश्वास है, प्रेग्नेंट वुमन ऐसी नहीं दिखती है। क्या मैं अकेला हूँ जो सोचता है कि उसके पास एक अच्छा फिगर है? बदकिस्मती से उसने अपना चेहरा नहीं दिखाया। जो अपना चेहरा नहीं दिखाते वे बदसूरत होते हैं। लेकिन तुमने इतनी जल्दी शादी क्यों कर ली है? क्या तुम्हें पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है? तुम शायद अभी कॉलेज में हो, है ना? लगभग सभी ने इस बारे में बात की कि उसने शादी क्यों की और वो प्रेग्नेंट है या नहीं। मिष्टी ने यह क्लियर नहीं किया कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं, क्योंकि आखिरकार समय ही बताएगा, लेकिन वो अपनी शादी के बारे में कुछ कहना चाहती थी। इसलिए उसने फिर से ट्वीट किया, मैंने इतनी कम उम्र में शादी क्यों की? ऐसा इसलिए क्योंकि अगस्त्या हैंडसम है। मैं उसे अपना बनाना चाहती हूँ, जबकि दूसरों को उसे छीनने से रोकना चाहती हूँ। भले ही मुझे यह जीवन भर में एक बार एक्सीडेंट से मिला हो, मैं इसे संजोने जा रही हूँ। जब नेटिजन्स ने इसे देखा तो डेफिनेटली वे अब और अटकलें जारी रखने के लायक नहीं थे। आखिरकार अगर वे किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जिसे वे पसंद करते हैं, तो वे भी जल्दी शादी करना चाहेंगे। चैप्टर 27। मिष्टी को उम्मीद नहीं थी कि ट्विटर पर सिर्फ आधा दिन बिताने के बाद उसे 100 फॉलोअर्स मिलेंगे, इसलिए वो काफी खुश है। जहां तक हेटर्स का सवाल है, उसने उनसे बहस नहीं की और जो पोलाइट नहीं थे उन्हें अनदेखा करते हुए तुरंत उन्हें ब्लॉक कर दिया। वे सभी बुरे लोग नहीं थे, क्योंकि उनमें से बहुत से लोगों ने अपनी समझ भी व्यक्त की थी, जिससे मिष्टी खुश हुई और साथ ही राहत भी मिली। सभी कमेंट्स का जवाब देने के बाद उसके फोन की घंटी बजी। यह उसकी माँ का फोन है। अगस्त्या से शादी करने के बाद यह उसकी फैमिली से पहला कॉल आया है। उसे याद आया कि अतीत में इस समय के आसपास नीलम ने उसे फोन किया था। हालांकि तब वो चिल्लाई थी और फोन पर पागलों की तरह रो रही थी, और उसकी माँ ने उसे दिलासा देने के बाद फोन काट दिया था। मिष्टी की आंखें चमक उठीं और उसने फोन का जवाब दिया। हेलो मिष्टी, तुम वहाँ कैसी हो? सोनाली ने कहा कि तुम वहाँ अच्छे से रह रही हो। क्या तुमने मिस्टर दीवान को देखा है? नीलम ने प्यार से पूछा। हाँ, मिष्टी ने बेपरवाही से जवाब दिया। वो किस तरह के है? क्या वो तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करता है? नीलम ने एक्साइटेड होकर पूछा। वो अच्छा है और वो मेरे साथ अच्छा व्यवहार करता है। फिर मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अगस्त्या के गुस्से से बचने के लिए उनके ऑर्डर को मानना है, ठीक है? अगर फ्यूचर में उन्हें तुमसे प्यार हो जाता है तो यह हमारे परिवार के लिए बहुत मददगार होगा। जैसा कि तुम जानती हो कि तुम्हारे डैड का बिजनेस पिछले कुछ सालों से अच्छा नहीं चल रहा है और उन्हें हेल्प की जरूरत है। अब तुम ही हमारे परिवार की एकमात्र आशा हो। तुम्हें अगस्त्या को खुश करना है, इसलिए तुम्हारे लिए उससे अपने डैड की मदद करने के लिए कहना आसान है, ठीक है? नीलम ने उसे धीरे से याद दिलाया। मिष्टी ने चुपके से उपहास किया। जैसी की उम्मीद थी, उसने इस जीवन में ठीक यही बात कही है। जब मैंने ये शब्द वापस सुने तो मुझे अच्छे नहीं लगे। मुझे अभी तक यह सब एक्सेप्ट करने का मौका भी नहीं मिला है, लेकिन वे पहले से ही चाहते हैं कि मैं परिवार के लिए प्रॉफिट लेकर आऊं। क्या उन्होंने कभी मेरी फीलिंग्स के बारे में सोचा है? इस बारे में कि मैं ऐसा करने को तैयार हूं या नहीं?
जब मैंने ना कहा तो उन्होंने मुझे इमोशनली ब्लैकमेल भी किया कि मैंने उन्हें अपने माता पिता के रूप में नहीं देखा और मैं इस तरह की सरल चीज में उनकी मदद भी नहीं करना चाहती हूँ। मिष्टी ने एक बार फिर भीतर ही अंदर ठहाका लगाया, लेकिन उसने आज्ञाकारी ढंग से कहा, ओके मॉम, शाबाश मेरी बच्ची। नीलम इस बात से बहुत खुश है कि मिष्टी उसके कहने पर सहमत हो गई है। उसने आगे कहा, तुम्हारी शादी को 3 दिन हो चुके हैं। तुम दोनों को हमसे मिलने आना चाहिए। क्या तुम अगस्त्या से पूछ सकती हो कि क्या वो तुम्हारे साथ आने को तैयार है? अगर हाँ तो मैं कुछ तैयारी कर सकती हूँ। वो बिजी है और नहीं आ सकते हैं, लेकिन मेरी बुक्स घर पर हैं, इसलिए मैं आऊंगी। इसके बारे में सोचकर कि वो कुछ दिनों में कॉलेज वापस जाएगी, मिष्टी को थोड़ा बेहतर लगा। वो अपने द्वारा सीखी गई हर चीज को रिवाइज करना चाहती है और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाना चाहती है। जब नीलम ने यह सुना तो उसने तुरंत उसे फटकार लगाई, बुकू, तुम्हें किस लिए बुक्स की जरूरत है? क्या तुम अभी भी पढ़ाई करने की सोच रही हो? तुम्हें एक अच्छी वाइफ बनकर घर पर रहना चाहिए और इस तरह की बकवास पर ध्यान नहीं देना चाहिए। शादी के बाद भी तुम्हें पढ़ाई करने की जरूरत क्यों है? मेरी बात सुनो, तुम्हें कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? नीलम अडिग लग रही है और उसने उसे कोई चॉइस नहीं दी। मिष्टी ने अपने अंदर पनप रहे गुस्से को दबाने के लिए एक गहरी सांस ली। अगस्त्या ने मुझे जाने के लिए कहा। नीलम एक पल के लिए चुप रही, फिर मुस्कुराई, ओ, यह अगस्त्या का ऑर्डर है। फिर तुम चाहे तो जा सकती हो, लेकिन कॉलेज में अच्छा से रहना, ठीक है? मिष्टी की आंखें बर्फ की तरह ठंडी हो गई। ठीक है मोम, मुझे जाना है, इसलिए मैं अभी रखती हूँ। मिष्टी ने फोन काटने के बाद उसने अपना फोन एक तरफ फेंक दिया। अतीत में मैंने अपने पेरेंट्स से एक्सपेक्टेशन क्यों रखी थी और आशा की थी कि एक दिन वे मुझे मेरी सिचुएशन से बचाएंगे? मैं बहुत भोली थी और अब वे चाहते हैं कि मैं उनसे मिलने जाऊं। अतीत में मैं उनसे मिलने के लिए घर नहीं गई थी और अगस्त्या ने अपने स्टाफ से मुझे नई बुक्स खरीदने के लिए कहा था। इस बार मैं घर जाऊंगी और अपना सारा सामान लेकर आऊंगी। मैं उस जगह पर फिर कभी पैर नहीं रखना चाहती थी। खैर, अब मैंने वापस जाने का फैसला किया है। मुझे सबसे पहले अगस्त्या से पूछना होगा कि क्या वो इससे सहमत है। यह सोचकर मिष्टी ने फोन उठाया जो उसने अपने पास फेंका था और अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट खोली। उसने अगस्त्या का कॉन्टैक्ट फेवरेट लिस्ट में ऐड किया है और जो अब लिस्ट में सबसे ऊपर है। कुछ झिझक के बाद उसने नंबर डायल किया। अगस्त्या ने 2 रिंग के बाद उठाया और कोल्ड टोन में कहा, हेलो। जब मिष्टी को उसके टोन में कोई झुंझलाहट नहीं दिखाई दी तो उसने राहत की सांस ली। फिर उसने पूछा, ओह, मैं अपनी बुक्स लेने के लिए आज घर जाना चाहती हूँ। सबसे पहले उसने सोचा कि अगस्त्या तुरंत उसकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देगा या किसी और से उसके लिए बुक्स लाने के लिए कहेगा, लेकिन वो 2 सेकंड के बाद तुरंत सहमत हो गया। ठीक है, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ जाऊं? क्या तुम बिजी नहीं हो? अगर ऐसा है तो तुम्हें मेरे साथ आने की जरूरत नहीं है। मैं वैसे भी थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी, मिष्टी ने जल्दी से कहा। अगस्त्या ने जोर नहीं दिया और केवल उसे मोहन के पास जाने के लिए कहा अगर उसे किसी चीज की जरूरत हो। उसके फोन काटने के बाद वो उठी, कपड़े पहने और हल्का मेकअप किया। आईने में अपने आप को देखकर मुस्कुराई। अतीत में दीवान रेजिडेंस में रहना नरक में रहने जैसा था, हालांकि अब जब उसकी एक अलग मानसिकता है, अब वो एनर्जेटिक लग रही है। मोहन ने एक कार का इंतजाम किया है और वो पहले से ही बाहर उसका इंतजार कर रही है। मिष्टी एक कैब बुलाने की योजना बना रही थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि अगस्त्या ने यह सब पहले ही सेट कर दिया है। उसने गिफ्ट से भरा एक सूटकेस भी देखा जिसे वो नहीं जानती थी कि उसे भी अरेंज किया गया है। हालांकि वो शिकायत करने वाला नहीं है और उसका मूड ठीक हो गया। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि जब उसके परिवार इन सभी गिफ्ट्स को देखेंगे तो वो उसके लायक है, बल्कि इसलिए कि उसने दिखाया कि अगस्त्या ने उसकी देखभाल की और इसलिए उसने ये सारी तैयारी की है। मैडम, यह आकाश है, अब से आपका पर्सनल बॉडीगार्ड। मोहन ने आकाश को मिष्टी से मिलवाया। काले रंग का सूट पहने और सख्त दिखने वाला एक तंदुरुस्त आदमी मोहन के पीछे आया और मिष्टी को नमन किया। नमस्ते मैडम, मैं आकाश हूँ। मिष्टी उसे देखकर दंग हो गई। यह आकाश है। वो अगस्त्या का सबॉर्डिनेट है जो लड़ने में बहुत अच्छा है। वो वफादार है। अगस्त्या की पत्नी के रूप में वो स्वाभाविक रूप से उसके दुश्मनों का लगातार निशाना बनती थी और वो हर बार बच निकलती थी क्योंकि आकाश उसकी रक्षा करने के लिए वहां मौजूद होता था। अतीत में आखिरी बार जब सोनाली ने उसे दीवान रेजिडेंस से अपने साथ ले जाने के लिए कहा था तो आकाश ने उसे छोड़ने के लिए कहा था, लेकिन सोनाली ने यह कहते हुए मना कर दिया कि वो उसे परेशान नहीं करना चाहती क्योंकि वो खुद अपने साथ ड्राइवर लेकर आई है। मिष्टी ने सोचा था कि इसकी कोई जरूरत नहीं है तो उसने भी ऑफर ठुकरा दिया था। चैप्टर 28। अगर उसने उसका ऑफर ठुकराया नहीं होता तो उसके बाद जो ट्रेजेडी हुई वो शायद कभी नहीं हुई होती।
हालांकि अब पछताने का कोई मतलब नहीं है। वो अतीत को नहीं बदल सकती है, लेकिन वो यह श्योर कर सकती है कि इस जीवन में वो बदलेगी और सुधार करेगी। उसने धीरे से आह भरी और कहा, आकाश, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। आपसे मिलकर खुशी हुई, मैडम। आकाश ने सम्मान के साथ कहा, चलिए चलते हैं। आधे घंटे बाद कार सिन्हा रेजिडेंस के सामने रुकी। जब नीलम और अन्य लोगों ने कार के इंजन को सुना तो वे बड़ी मुस्कान के साथ उनका स्वागत करने के लिए दौड़ पड़े। हालांकि जब उन्होंने देखा कि केवल मिष्टी आई है तो उनकी मुस्कान फीकी पड़ गई। क्या तुम यहाँ अकेली आई हो? नीलम और सुमेर के लिए तथ्य यह है कि मिष्टी अकेली आई है, इसका मतलब यह है कि अगस्त्या दीवान उनकी बेटी से संतुष्ट नहीं है। स्वाभाविक रूप से वे बहुत खुश नहीं थे। क्या मैंने नहीं कहा था कि मैं अपनी बुक्स लेने के लिए घर आ रही हूँ? मिष्टी ने शांति से कहा और चुपके से उनका मजाक उड़ाया क्योंकि उसने उनकी आंखों में निराशा देखी है। तुम्हें इतनी छोटी सी बात के लिए घर क्यों आना पड़ा? हम किसी और के हाथ तुम्हारी बुक्स भेज देते। अगर लोग तुम्हें अकेले देखेंगे तो क्या सोचेंगे? नीलम ने उसे डांटा। मिष्टी ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी सोनाली शानदार कपड़े पहने और एक सेब पकड़े हुए किचन से बाहर आई। हाय मिष्टी, तुम यहाँ अकेली क्यों हो? क्या तुमने मिस्टर दीवान को नाराज किया जिसकी वजह से उन्होंने तुम्हें घर से निकाल दिया है? उसने मिष्टी को चिढ़ाने का नाटक किया। यह सुनकर नीलम और सुमेर के चेहरे एक साथ काले पड़ गए। मिष्टी, हमें सच बताओ, क्या तुमने अगस्त्या को नाराज किया है? अगर अगस्त्या ने सच में मिष्टी को घर आने का ऑर्डर दिया है तो उनकी रेपुटेशन का क्या होगा? यह सोचकर उनके चेहरे और भी काले हो गए। इस समय आकाश, जो मिष्टी के पीछे खड़ा है, ने कहा, मिस्टर दीवान को कुछ इम्पोर्टेंट काम है, इसलिए वो मैडम के साथ आपसे मिलने नहीं आ सके। तभी नीलम और सुमेर ने मिष्टी के पीछे शांत यंग बॉडीगार्ड को नोटिस किया। और आप? नीलम और सुमेर ने एक दूसरे को देखा क्योंकि उन्होंने सोचा था कि वो सिर्फ एक ड्राइवर है। मुझे मिस्टर दीवान ने खुद मैडम का पर्सनल बॉडीगार्ड चुना है, आकाश ने अपना परिचय दिया। जब नीलम और सुमेर ने यह सुना तो वे चौंक गए। उन्होंने आकाश का सेंटेंस मन में दोहराया है, मुझे मिस्टर दीवान ने खुद मैडम का पर्सनल बॉडीगार्ड चुना है, जिससे पता चलता है कि अगस्त्या के दिल में उनकी बेटी के लिए जगह है। ऐसा लग रहा है कि वे बहुत ज्यादा सोच रही है। साथ ही दोनों फिर मुस्कुरा दिए। वो सिर्फ एक ड्राइवर है, मुझे यकीन है कि वो बॉडीगार्ड नहीं है, सोनाली ने तिरस्कार में खुद से कहा। वास्तव में उसे मिष्टी से बहुत जलन हो रही है। वो और मिष्टी काफी हद तक एक जैसे है, लेकिन मिष्टी ने हर जगह एक पर्सनल बॉडीगार्ड रखा। उसने सोचा कि वो कौन है? एक बिग शॉट? मिष्टी ने दूर देखने से पहले उसे उदासीनता, इंडिफरेंट से देखा। फिर वो मुड़ी और आकाश से गिफ्ट्स लेने के लिए कहा। आकाश ने फिर सूटकेस खोला और नीलम और सुमेर ने गिफ्ट से भरा। सूटकेस देखा तो हांफने लगे। वे यह भी नहीं बता सकते कि वे कितने खुश हैं। ओह गॉड, अगस्त्या ने हमें इतने सारे गिफ्ट्स क्यों भेजे? वो बहुत काइंड है। आखिरकार हम पहले से ही परिवार हैं। नीलम ने पोलाइट होने का नाटक किया, लेकिन उसने खूबसूरती से लिपटे गिफ्ट्स को गौर से देखा। मिष्टी की आंखों में तिरस्कार का भाव चमक उठा। चलो उन्हें अंदर ले चलते हैं। मिष्टी, तुम्हें भूख लगी होंगी। मैंने कुक को तुम्हारी पसंद की डिश तैयार करने के लिए कहा है। अंदर आओ। हालांकि सुमेर थोड़ा निराश है कि अगस्त्या नहीं आया है। वो समझ गया है कि अगस्त्या एक बिजी आदमी है। साथ ही अगस्त्या मिष्टी को शादी से पहले नहीं जानता था, इसलिए यह फैक्ट कि उसने गिफ्ट्स भेजे हैं काफी अच्छा है। चैप्टर 29। हाँ, अंदर आओ। आई एम सॉरी, मैं बहुत एक्साइटेड हो गई थी। नीलम हंसी, फिर नौकर को घर में गिफ्ट्स लाने के लिए कहा। दरअसल वो बिना किसी हिचकिचाहट के गिफ्ट्स एक्सेप्ट कर रही थी, भले ही उसने कहा था कि अगस्त्या को उन्हें नहीं भेजना चाहिए था। मिष्टी चुप हो गई और घर के अंदर गई। डाइनिंग टेबल पर नीलम और सुमेर दीवान परिवार के बारे में पूछते रहे और वो वहाँ कैसे रह रही है। मिष्टी ने अगस्त्या को केवल एक बार देखा है, इसलिए बताने के लिए बहुत कुछ नहीं था, इसलिए उसने केवल अपने माता पिता को सही रूप से जवाब दिया। सोनाली गिफ्ट्स को खोलने में बिजी थी और मिष्टी से नहीं लड़ रही थी, जो अजीब था। हालांकि सभी गिफ्ट्स को खोलने के बाद वो संतुष्ट, सैटिस्फाइड नहीं है। हालांकि सभी गिफ्ट्स महंगे हैं, वे सिर्फ कंगन और आर्टवर्क है, जो कि उसके जैसी लड़की को बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। दुखी होकर वो डाइनिंग टेबल पर बैठने के लिए गई और शिकायत की। अगस्त्या ऐसा कैसे कर सकता है? उसने मेरे लिए कोई गिफ्ट नहीं भेजा। मिष्टी, क्या तुमने अगस्त्या को याद नहीं दिलाया? क्या ऐसा हो सकता है कि वो नहीं जानता है कि तुम्हारी एक बहन है? मिष्टी का चम्मच हवा में रुक गया। शायद वो नहीं जानता, मैं अभी कुछ दिन पहले ही उसकी पत्नी बनी हूँ, इसलिए मुझे यह नहीं कहना चाहिए कि वो क्या खरीदता है और कितने गिफ्ट्स वो हमें देना चाहता है। अमीर परिवार अभिमानी लोगों को पसंद नहीं करते हैं,
और मैं सिर्फ कुछ गिफ्ट्स के लिए जोखिम नहीं लेना चाहती। क्या मैं सही कहा, डैड? उसने अपनी मासूम निगाह सुमेर की ओर घुमाई। वो उससे पूछना चाहती है कि क्या वो उसकी बातों से सहमत है। मिष्टी ने सही काम किया। तुमने अभी अभी अगस्त्या से शादी की है और तुम दोनों को अपनी फीलिंग्स को डेवलप करने के लिए समय चाहिए। हमें अगस्त्या के फैसले में दखल नहीं देना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो नाराज हो जाए। सोनाली, तुम्हारे पास सब कुछ है और फिर भी तुम्हें गिफ्ट्स चाहिए। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम मुझसे पूछ सकती हो। मैं तुम्हारे लिए खरीद लूंगा। सुमेर ने सोनाली को फटकार लगाई। अनजाने में सोनाली ने अपने दांत पीस लिए। मुझे पता है, ठीक है। मैं बस पूछ रहा थी। वैसे मिष्टी, नया सेमेस्टर कुछ दिनों में शुरू होने वाला है और मोम ने मुझसे कहा कि तुम कॉलेज वापस जा रही हो। क्या यह सच है? उसने झिझकते हुए पूछा। मिष्टी ने शांति से सिर हिलाया। अगस्त्या तुम्हें कॉलेज भेजने के लिए क्यों सहमत हो गया है? कॉलेज में भी तुम्हारी रेपुटेशन इतनी अच्छी नहीं है। क्या तुम्हें डर नहीं है कि तुम उसे शर्मिंदा करोगी? जैसे ही सोनाली बोल रही थी, उसने सुमेर को गौर से देखा। जैसी कि उम्मीद थी, यह सुनकर सुमेर का चेहरा कड़वा हो गया। तुम्हारा क्या मतलब है कि कॉलेज में उसकी रेपुटेशन अच्छी नहीं है? क्या बकवास कर रही हो? डैड, मैं बकवास नहीं कर रही हूँ। क्या आप नहीं जानते कि मिष्टी को हमारे कॉलेज का एक हैंडसम हंक पसंद है? लगभग पूरा कॉलेज जानता है। मैं वरीड हूँ कि अगर वो वापस आई तो उसके लिए मिष्टी का प्यार जाग जाएगा। अगर कुछ हुआ और उसके बारे में अफवाहें फैली कि वो एक कॉलेज हंक के साथ सो रही है या वो अपने पति को धोखा दे रही है, तो दीवान गुस्सा हो जाएंगे। मैंने सुना है कि बड़े और अमीर परिवार अपनी रेपुटेशन की सबसे ज्यादा परवाह करते हैं, इसलिए वे शायद मिष्टी को गुस्से में तलाक के लिए भी कह सकते हैं। तो हमारा पूरा परिवार बेइज्जत होगा। सोनाली ने चिंतित होने का नाटक किया। मिष्टी, क्या सोनाली ने सच कहा? क्या तुम वाकई अपने कॉलेज में एक लड़के को पसंद करती हो? सुमेर ने सख्ती से पूछा। नहीं, मुझे नहीं पता। तुमने यह कहाँ से सुना सोनाली? इस बारे में मुझे क्यों नहीं पता? मिष्टी ने अपना सिर उठाया और सोनाली को देखा। जाहिर तौर पर कंफ्यूज्ड है, साथ ही वो इनोसेंट लग रही है। सुमेर की आंखों में शक है, लेकिन जैसे ही वो कुछ कहने वाला था, मिष्टी ने कहा, डैड, मुझे यकीन है कि आप जानते हैं कि मुझे कॉलेज में सबसे खूबसूरत लड़की का दर्जा दिया गया है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि लोग कॉलेज के सबसे खूबसूरत लड़का लड़की के बारे में गॉसिप करेंगे। आमतौर पर इस तरह की अफवाहें फैलाने वालों को शायद मेरी खूबसूरती से जलन होती है। वो थोड़ा रुकी और सोनाली की तरफ देखकर फिर सुमेर की तरफ देखकर बोली, क्योंकि वे बदसूरत हैं और वे दूसरों को दुखी करके अपना गुस्सा निकालते हैं। मैं ऐसे बहुत से लोगों से मिली हूँ। वे अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन बकवास करते हैं। अगर हम अफवाहों पर विश्वास करते हैं तो हम उनके जाल में फंस जाएंगे। एक कहावत है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति अफवाहों पर विश्वास नहीं करता है। डैड, मुझे पता है कि आप इंटेलिजेंट हैं और आप डेफिनेटली जो कुछ भी सुनते हैं उस पर विश्वास नहीं करेंगे। इसके अलावा कॉलेज हंक इतना सुंदर भी नहीं है। मेरे स्टैंडर्ड काफी ऊंचा है और वो मेरे लायक नहीं है। मिष्टी ने मजाक उड़ाते हुए कहा। सोनाली ने अपना मुंह खोला और मिष्टी को डांटना चाहती है, लेकिन ऐसा है जैसे मिष्टी को पता है कि वो कुछ बोलने जा रही है, इसलिए उसने सोनाली को बीच में ही काट दिया। नाखुश होकर उसने सोनाली को डांटा, और तुम, सोनाली, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अभी भी तुम्हारी बहन हूँ। ठीक है, अगर तुम मेरी साइड नहीं लेती हो जब दूसरे मेरे लिए बुरा बोलते हैं, लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम हमारे पेरेंट्स को इस बारे में बताने और मुझे बदनाम करने के लिए इतनी बेशर्म हो सकती हो। ऐसा करने से तुम्हें क्या हासिल होगा? मैंने सोचा था कि तुम काफी मैच्योर हो और समझदार होंगी क्योंकि तुमने जीवन में बहुत कुछ सहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि मैं गलत थी। सोनाली गुस्से से आगे बबूला हो गई। उसने मिष्टी को डांटते हुए कहा, आग के बिना धुआं नहीं उड़ता। अगर तुम उसे पसंद नहीं करती तो हर कोई क्यों कहता? मैंने भी यह किसी और से सुना है, तो यह कुछ हद तक सच होना चाहिए। हाँ, मिष्टी हंस पड़ी। तो तुम लोगों की हर बात पर विश्वास करती हो? तुम डॉग हो। नहीं तो तुम इतनी ओबेडिएंट, आज्ञाकारी क्यों हो? तुम, सोनाली चिल्लाई और दयनीय रूह के साथ नीलम की ओर मुड़ी। मुंह, क्या आपने मिष्टी की बात सुनी? उसने मुझे डॉग कहा। कौन अपनी बहन को डॉग कहता है? नीलम ने आईब्रो चढ़ा दी क्योंकि वो भी खुश नहीं है। मिष्टी, तुम अपनी बहन को डॉग कैसे कह सकती हो? मुंह, मैं सिर्फ सोनाली को एडुकेट कर रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि वो जो कुछ भी सुनती है उस पर विश्वास करे, खासकर अफवाहों पर। उसे लगता है किसी की अफवाहों को सुनकर उसने कुछ बड़ा खोजा है, लेकिन रियलिटी में वो सिर्फ एक टूल है जिसका इस्तेमाल अन्य लोग अनजाने में अफवाहें फैलाने के लिए कर रहे हैं। मिष्टी ने सोनाली की ओर देखा, जिसका चेहरा विकृत, डिस्टॉर्टेड है और जिसकी आंखों में गुस्सा जल रहा है। शांति से मिष्टी ने अपनी बात जारी रखी।
इस पर्सनालिटी के साथ वो नुकसान में है। मुझे पता है कि वो आपकी पसंदीदा है और जब मैं उसे लेक्चर देती हूँ तो आप इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती, लेकिन उसे पता होना चाहिए कि कैसे बिहेवियर करना है। अब वो मेरे बारे में सिर्फ अफवाहें फैला रही है, लेकिन मुझे परवाह नहीं है क्योंकि हम बहनें हैं। हालांकि अगर वो फ्यूचर में दूसरी लड़कियों के बारे में अफवाहें फैलाती हैं तो हम उसकी मदद नहीं कर सकते अगर वे लड़कियां उसे सबक सिखाती हैं। मिष्टी सही है। सोनाली, तुम्हें अपने बिहेवियर पर ध्यान देना चाहिए। तुम इस तरह अफवाहें नहीं फैला सकती, समझी? सुमेर ने सख्ती से कहा। मिष्टी की बात सुनकर नीलम भी अवाक, स्पीचलेस रह गई। मिष्टी इतनी समझदार कब बन गई? मैं उसे डांट भी नहीं सकती। हालांकि सुमेर पहले ही बोल चुके हैं। अगर मैं सोनाली का बचाव करती रही तो यह सही नहीं होगा, नीलम ने सोचा। हालांकि नीलम अभी भी मिष्टी से खुश नहीं है, लेकिन वो नहीं जानती है कि ऐसा क्यों है। किसी भी मामले में उसे यह पसंद नहीं है कि मिष्टी कितनी बॉसी है। सोनाली के उतरे हुए चेहरे को देखकर वो मदद नहीं कर सकी, लेकिन अपने दिल में मिष्टी को फटकार लगा रही है। मिष्टी को इस बात की परवाह नहीं है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। खाना खाकर वो ऊपर चली गई। मिष्टी दीवान परिवार में वापस नहीं जाना चाहती है, इसलिए इस तरह के बहाने बना रही है। यह देखकर सोनाली ने नीलम से चुपचाप बात की, जो अभी भी नाराज है। मिष्टी के लेक्चर से सोनाली गुस्सा हो गई और उससे बदला लेना चाहती है। वो हिम्मत नहीं करेगी। नीलम ऐसा नहीं होने देगी। वे अगस्त्या का विश्वास हासिल करने के लिए मिष्टी पर भरोसा कर रहे हैं ताकि वो सिन्हा परिवार के बिजनेस में मदद कर सके। अगर मिष्टी ने दीवान परिवार के साथ सहयोग नहीं किया तो उन्हें दीवान परिवार के गुस्से का सामना करना पड़ेगा और फायदा उठाने के बारे में भूल जाएंगे। चैप्टर 30। अपनी बुक्स पैक करने के लिए अपने कमरे में जाने के कुछ ही समय बाद मिष्टी ने नीलम को उसके दरवाजे पर दस्तक देते हुए और उसे ऑर्डर देते हुए सुना। मिष्टी, तुम अंदर क्या कर रही हो? मैं तुमसे कह रही हूँ, तुरंत दीवान रेजिडेंस पर वापस जाओ। अगर तुम यहाँ बहुत देर तक रुकती हो तो दीवान गुस्सा हो जाएंगे। जब मिष्टी ने उसकी बात सुनी तो वो एक पल के लिए दंग रह गई। पेरेंट्स आमतौर पर अपने बच्चों को जाने देने के लिए अनिच्छुक, रिलक्टेंट होते हैं। घर आने पर उन्हें थोड़ी देर रोकने की कोशिश करते थे। हालांकि जब मिष्टी वापस आई तो नीलम ने ऐसे बहवे किया जैसे कि मिष्टी यहाँ से कभी जाने वाली नहीं है। मिष्टी ने अपना बैग अपने बेड पर रखा, दरवाजा खोला और चुपचाप बोली, देर हो चुकी है, मैं कल वापस जाऊंगी। सोनाली नीलम के पीछे से निकली और आग में घी का काम किया। मैं देख रही हूँ कि तुम जाने के लिए तैयार नहीं हो। मिष्टी, क्या दीवान परिवार इतना बुरा है? नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। तुम पहले से ही शादीशुदा हैं, इसलिए तुम्हारे लिए अपने मायके के साथ रहना सही नहीं है। जाने के लिए लेट मत हो, नीलम चिल्लाई। मिष्टी ने शांति से कहा, अगर मुझे ठीक से याद है तो आपने मुझे घर आने के लिए इनवाइट किया था। मेरे लिए एक रात रुकने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप अपनी ही बेटी को जाने के लिए कह रही हो? क्या लोग सही कहते हैं कि शादीशुदा बेटियां नाले में बहाए गए पानी की तरह हैं? क्या शादी के बाद में आपकी बेटी नहीं हूँ? नीलम की आंखों में गिल चमक उठा और वो शर्मिंदगी से गुस्से में है। बकवास बंद करो, मैं यह तुम्हारी भलाई के लिए कर रही हूँ। आखिरकार तुम्हारी सिचुएशन सभी से अलग है। तुम्हारी अभी अभी शादी हुई है। अगस्त्या की तबीयत ठीक नहीं है। तुम्हें एक पत्नी के रूप में उसके साथ होना चाहिए। मैंने तुमसे कई बार कहा है कि तुम इतनी जिद्दी नहीं हो सकती। मोम सही कह रही है। अगर मैं अपने हस्बैंड को पसंद नहीं करती तो मैं बेशर्मी से अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहती। मिष्टी, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें लेक्चर देना चाहती हूँ, लेकिन तुम इस मामले में गलत हो। अब तुम्हें वापस जाना चाहिए। जब हम फ्री होंगे तो मोम और मैं तुमसे मिलने आएंगे। सोनाली मिष्टी के बारे में चिंतित लग रही है, लेकिन उसके स्मॉग लुक ने उसके सच्चे इरादों को धोखा दिया। मिष्टी ने अपनी आंखें उठाईं और उन दोनों के चेहरों को देखा, जिनमें से एक नाखुश है जबकि दूसरा दुश है। ठीक है, मिष्टी ने बहस नहीं की और आज्ञाकारी रूप से सहमत हो गई। यह सुनकर नीलम का चेहरा नरम पड़ गया। हालांकि सोनाली इस बात से परेशान है कि चीजें उसके प्लान के मुताबिक नहीं हो रही है। मिष्टी को नीलम के साथ बहस करनी चाहिए थी और जाने से मना कर देना चाहिए था, जिससे नीलम उससे गुस्सा हो जाए। लेकिन उसके सरप्राइज के लिए मिष्टी तुरंत सहमत हो गई। सोनाली असहज महसूस कर रही है, यह महसूस करते हुए कि उसकी मुट्ठी, जो दीवार से टकराने के लिए थी, रुई के ढेर पर उतरी है। जैसे ही मिष्टी अपने बैग के साथ नीचे गई, उसने बाहर कारों की आवाज सुनी। सुमेर, जो सोफे पर बैठकर टीवी देख रहा था, हैरानी से उठ खड़ा हुआ। बहुत देर हो चुकी है, इस समय यह कौन हो सकता है? इतना कहते ही एक नौकरानी दौड़ी चली आई। सर, कारों का एक बेड़ा अभी आया है, प्लीज मेरे साथ देखने के लिए आएं। सुमेर के हाव भाव थोड़े बदल गए और वो जल्दी से बाहर चला गया।
नीलम और सोनाली ने एक दूसरे को देखा और सुमेर को फॉलो किया। मिष्टी, जो अभी पहली मंजिल पर पहुंची थी, भी हैरान है। वो अपना बैग कंधे पर रखकर दरवाजे की ओर बढ़ी। सिन्हा मेंशन के बाहर 3 काले रंग की लग्जरी कारें हैं जिन पर स्नोफ्लेक एम्ब्लेम लगे हैं। जब सुमेर ने इस एम्ब्लेम को देखा तो वो अवाक, स्पीचलेस रह गया। क्या यह दीवान परिवार का एम्ब्लेम नहीं है? क्या वो यहाँ मिष्टी को लेने आए हैं, या वे यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि उन्हें पता चला कि मिष्टी चुपके से घर आ गई है? इस पॉसिबिलिटी को सोचकर सुमेर का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। वे कौन है? अब बहुत देर हो चुकी है, नीलम ने सुमेर का पीछा करते हुए कहा। जब उसने उसे चौंक कर दरवाजे पर खड़े देखा तो उसने उसी दिशा में देखा। जब उसने अपने विला के बाहर 3 शानदार कारों को देखा तो वो हैरान रह गई। पहली कार से 2 एक्सप्रेशनलेस आदमी उतरे। उन्होंने कार के दरवाजा खोला और एक आदमी को कार से बाहर और व्हीलचेयर में ले जाने में मदद की। भले ही वो आदमी व्हीलचेयर में है, जैसे ही वो कार से बाहर निकला, माहौल मौत के सन्नाटे में बदल गया। उसका ठंडा और गंभीर चेहरा समझ से बाहर था। इसके अलावा ग्लेशियल आभा रात को पूरा करती है। उसने एक रहस्यमय और खतरनाक आत्मा जैसा व्यवहार किया। देख रहे सभी लोगों ने अनजाने में अपनी सांस रोक ली। यह आदमी कौन है? उसके पास ब्यूटीफुल फीचर और मंत्रमुग्ध, मेस्मराइजिंग करने वाली आंखें हैं जिन्हें सीधे देखने की किसी की हिम्मत नहीं थी। 2 लंबे और मजबूत बॉडीगार्ड्स जो उसके पीछे है, एक पल में फीके पड़ गए। हालांकि वो आदमी व्हीलचेयर पर बैठा है, वो उन्हें नीचे की ओर देख रहा है, मानो ऊपर से ऊंचा हो। सोनाली दंग रह गई। क्या वो महान निर्दयी, रूथलेस और क्रूएल दानव है जिससे उसकी बहन ने अभी अभी शादी की है? दीवान परिवार का उत्तराधिकारी और एक इंटरनेशनल ग्रुप का प्रेसिडेंट? क्या यह सच में अगस्त्या दीवान हो सकता है? लेकिन ये कैसे हुआ? सोनाली की आंखें चमक उठीं। ऐसा आदमी जिससे कोई भी महिला अपनी नजरें नहीं हटा सकती है, वो सिर्फ उसे ही डिसर्व करता है। अनजाने में उसने अपनी उंगलियों को कसकर पकड़ लिया। इस पल सोनाली को बहुत अफसोस हो रहा है। मिष्टी भी दंग रह गई। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि अगस्त्या उसे पर्सनली लेने आएगा। बाकी दंग रह गए दर्शकों की तुलना में मिष्टी पहले होश में आई। मैडम, मिस्टर दीवान आपको घर ले जाने के लिए आए हैं, आर्यन ने आगे आते हुए कहा। यह सुनकर सिन्हा परिवार हैरान रह गया। उन्होंने हैरानी से मिष्टी की ओर देखा। सुमेर तुरंत अपने होश में आ गया। उसने अगस्त्या को पहले दूर से देखा था, लेकिन यह पहली बार था जब सुमेर अगस्त्या के इतने करीब है कि उसे घुटनों में कमजोरी महसूस हुई। आर्यन का यह कहना कि अगस्त्या उसकी बेटी को पर्सनली लेने आया है, तो वो पहले तो हैरान रह गया, लेकिन जल्द ही उसका दिल खुशी से भर गया। क्या ऐसा हो सकता है कि उसकी बेटी के लिए अगस्त्या के दिल में एक खास जगह है? नहीं तो वो अपनी हेल्थ के बावजूद पर्सनली मिष्टी को लेने क्यों आता? सबसे पहले उसने सोचा कि मिष्टी ने उसे किसी तरह से उकसाया है और वे उसके साथ चीजों को सुलझाने के लिए घर आया है। कुछ देर पहले वो उससे नाराज हो गया था, लेकिन अब सुमेर इतना खुश है कि वो तुरंत उनके पास गया। आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि आप आ रही हैं? हम घर में आपका स्वागत करने के लिए बेहतर तैयारी कर सकते थे। आई एम सॉरी कि मैं तैयारी नहीं कर सका, अंदर चलिए। अगस्त्या ने अपना हाथ उठाया और धीरे से मना कर दिया। कोई बात नहीं, वैसे भी बहुत देर हो चुकी है, हम और कभी आएंगे। मैं अपनी वाइफ को लेने आया हूँ। यह सुनकर मिष्टी इतनी हैरान है कि उसकी आंखें चमक उठीं। अपने पिछले जीवन में अगस्त्या ने उसे केवल तभी वाइफ बुलाया जब उनके रिश्ते में सुधार हुआ था। बाद में जब वे और भी करीब आ गए तो वो उसे बेबी हनी नाम से बुलाता था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि उनका रिश्ता इतनी जल्दी डेवलप हो जाएगा। वो इतनी खुश है कि उसने अपना बैग पकड़ लिया और जल्दी से उसकी ओर चल पड़ी। उसने उसे चार्मिंग से देखा और कहा, हब्बी, मेरी मोम और बहन ने मुझे कुछ समय पहले घर जाने के लिए कहा था और अब तुम यहाँ हो।